जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने YouTube चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम लोग जैसे लूसेंट को पढ़े थे और ये लूसेंट जो है ना झारखंड के होने वाले जितने प्रतियोगी परीक्षा है सभी परीक्षा के लिए मस्ट इम्पोर्टेंस ये बुक के रूप में है। ठीक है, तो इस बुक को हम लोग पढ़ते हैं, झारखंड लूसेंट को पढ़ रहे थे। तो जैसे ही पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे झारखंड का नामकरण एवं उसके परिचय के विषय में हम लोग देख चुके थे, यानी झारखंड का इंट्रो एवं उसका नाम कैसे झारखंड पड़ा था, इस विषय में हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। अब उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है, पाषाण काल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं बेसिकली पाषाण काल है क्या और पाषाण काल की शुरुआत कब से मानी जाती है और इसका क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग चलिए आज शुरुआत करते हैं पाषाण काल। जैसे पाषाण काल का टाइम पीरियड की बात की जाए तो पाषाण काल की टाइम पीरियड के विषय में बताया गया है। तो देखिए पाषाण काल कब से कब तक कब माना गया है झारखंड के संदर्भ में। तो देखते हैं 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व को जो है ना पाषाण काल माना गया है। ठीक है, और इस पाषाण युग को जो है ना 3 भागों में बांटा। इसी जो है ना पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। और वो 3 भाग क्या क्या है, तो देखते हैं। 3 भागों में पाषाण काल को बांटा गया है, यानी 3 भाग में, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला भाग में क्या रखा गया, पूरा या पूर्व पाषाण काल। ठीक है, जिसको जो है ना पैलियोलिथिक एज कहे हैं। फिर दूसरा देखते हैं मध्य पाषाण काल, जिसको जो है मेसो एज बताया है। तीसरा क्या है, नव पाषाण काल, यानी जो है ना इसे नव पाषाण काल यानी नियो कहा गया है। तो झारखंड को 3 भागों में बांट दिया, झारखंड के जो है ना पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। तो झारखंड में 3 युगों के साक्ष्य मिलते हैं। झारखंड की अगर बात की जाए तो ये जो ना तीनों युग जो पार हुए पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल, इन तीनों के जो ना साक्ष्य झारखंड से प्राप्त होते हैं। तो अब देखते हैं पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग क्या था, तो पैलियोलिथिक एज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जो है ना आखेटक वो खाद्य संग्राहक, मतलब कि ये जो एज रहा है इस जो ना पीरियड में, प्राचीन समय में जो हमारे पूर्वज जो थे वो लोग क्या थे, एक आखेटक थे, वो खाद्य संग्राहक थे। आखेटक का अर्थ है कि यहाँ जो ने ये उस समय जो ना अपना जीवन यापन जो करते थे वो शिकार करके करते थे, तथा शिकार से जो ना उन्हें मांस वगैरह जानवरों को मार के जो मांस प्राप्त होता था उसका जो ना वो खाद्य संग्रह करते थे। उसी को जो ना कुछ खाते थे और कुछ नेक्स्ट डे के लिए जो ना वो बचा के रख लेते थे। झारखंड में पूरा पाषाण युग के अवशेष दुमका, देवघर, हजारीबाग, बोकारो, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों की नदियों के किनारे से प्राप्त हुई। अगर बेसिकली देखा जाए ना तो कहा जाता है कि हमारे सभ्यता, हमारे जो प्राचीन पूर्वज जो यहाँ धरती पर जो आए, धरती पर आने के बाद जो वो बसे, जैसे इंसानी बस्तियां बसना शुरू हुई, तो वो कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो उसकी बस्तियां बसने की शुरुआत नदियों के किनारे से ही हो रही थी। नदियों के किनारे बेसिकली होने का रीजन ये रहा होगा कि नदी के किनारे वो लोग को जो ना मूलभूत आवश्यकता जो पानी होती थी, पानी की आवश्यकताएं उनको पूरी हो जाती थी। साथ ही साथ जो है ना नदी किनारे वगैरह वो रहते थे, पानी की जरूरत पूरा हो जाती थी। यही जरूरत आगे आगे चलते हुए जो है ना उन्हें कृषि करने में मदद की। साथ ही साथ जो है ना कृषि करने में मदद की, ताकि जो ना मिट्टी जो ना सूखी बंजर मिट्टी रहती थी उसको गीला करके वो लोग सिंचाई वगैरह कर सकते थे। इसके वजह से जो ना ये हमेशा नदी किनारे ही बसे हुए हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन झारखंड में अगर इनकी साक्ष्य की बात की जाए तो कुछ क्षेत्रों का नाम हमें देखने को मिलता है। उसमें जो ना अवशेष में कहाँ से, दुमका से अवशेष प्राप्त होता है, देवघर से प्राप्त होता है, हजारीबाग से प्राप्त होता है, बोकारो से, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि जैसे क्षेत्रों से, नदी किनारे से ये हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। फिर अब चलते हैं मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग में देखते हैं तो मेसोलिथिक एज, जिसको हम लोग मेसोलिथिक एज भी कहते हैं, यह जो ना आखेटक, यानी आखेटक वह पशुपालक सूक्ष्म पाषाणोकरण, ठीक है, यानी जो है ना ये मध्य, जैसे जैसे पूरा पाषाण युग जो है ना, पूरा पाषाण युग से हम लोग मध्य पाषाण युग के
और जैसे ही बढ़ते हैं, अब क्या था यहाँ पे आखेटक और खाद्य संग्राहक था, यहाँ पे अब क्या आ गया, आखेटक हुआ पशुपालक। यानी अब जो है वो शिकार तो करते थे, ठीक है, शिकार करने के साथ ही साथ जो है वो क्या करते थे, अब पशुओं को जो है पालतू बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था और पशुओं को जो है उन्होंने पालना शुरू कर दिया था, ठीक है, जिसको सूक्ष्म पाषाणोपकरण कहा गया। यानी जो ना ये जो है ना पहले का पाषाण में क्या था कि बड़े बड़े पत्थरों के औजारों को वो उपयोग करते थे, और जैसे जैसे समय बीतता गया अब मध्य पाषाण में वो प्रवेश किए, उस समय जो है क्या करने लगे, सूक्ष्म पाषाण का उपयोग करने लगे। यानी सूक्ष्म पत्थरों को जो ना वो घिस कर काट कर क्या करते थे, जो ना छोटे छोटे उपकरण टूल्स में बदल देते थे, जिससे जो ना वो शिकार करने में उस टूल्स का उपयोग करते थे और ज्यादा दूर तक फेंक सकते थे। छोटा पत्थर अगर बेसिक नॉर्मल सी चीज है कि अगर पत्थर छोटा हो तो आप उसको कहाँ दूर तक वार कर सकते, दूर तक फेंक सकते हैं। और वही जो है ना पूरा पाषाण काल का युग था, बड़े पत्थरों का युग था। इसमें शिकार करते थे तो पूरा ग्रुप बना के शिकार करना जाना पड़ता था, और बड़े बड़े पत्थरों को वो जानवरों को मारकर, जानवरों पर हमला करके मारकर वो मांस को लेकर आते थे। लेकिन जैसे ही जो है ना ये जो है ना सूक्ष्म पाषाणोपकरण बनने लगा, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित होने लगी, धीरे धीरे जो ना आगे बढ़ने लगा, तो इसी पत्थरों को जो ना वो पहचान कर जो ना पत्थरों को घिस कर उसको पतला करके एक औजार नुमा पत्थर बना देते थे, जिससे जो ना वो कोई टूल्स बन जाए और उससे जो ना जानवरों का शिकार करने में हमें मदद मिले। तो ये जो है ना आखेटक व पशुपालक अब जो ना शिकार करते थे, साथ ही साथ जो ना वो पशुओं को पालतू बनाना सीख चुके थे। इसको जो है ना माइक्रोलिथिक कहा गया। माइक्रोलिथिक का अर्थ है कि छोटे छोटे पत्थरों का उपकरण का युग कहा गया। इसकी जो है संस्कृति, झारखंड में मध्य पाषाण युग के अवशेष, अगर इसकी संस्कृति की बात की जाए और झारखंड में जो है प्राप्त स्थल की बात की जाए, तो प्राप्त स्थल कौन कौन से है जहां से हमें जो है इस युग के अवशेष प्राप्त होते हैं, उसमें नाम देखते हैं पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम व पूर्वी सिंहभूम आदि से प्राप्त होते हैं। इन सभी प्रमुख क्षेत्र जो बताए गए, यहाँ से जो है हमें जो है मध्य पाषाण युग के अवशेष की प्राप्ति होती है, ठीक है। पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि जैसे स्थान से प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं नवपाषाण युग की ओर। नवपाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। अब जैसे ही हम लोग मध्य पाषाण युग से नवपाषाण की युग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, जिसको हम लोग नियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसमें जो है खाद्य उत्पादक अब क्या हो गए, अब जो ना उस समय के जो है ना मध्य पाषाण के लोग जो भी थे, वो जो ना धीरे धीरे समय बीतता गया, जैसे बीतता गया, अब जो है खाद्य उत्पादक हो गए। देखिए पहले तो वो आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, उसके बाद जो ना आखेटक और पशुपालक हुए, अब क्या हुए ना खाद्य उत्पादक बन गए। यानी जो ना खाद्यान्नों का जो ना अनाजों का जो ना उत्पादन करने लगे। तो देखते हैं हम झारखंड में नवपाषाण युग के अवशेष की बात की जाए तो हमें रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि जैसे स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं। इन स्थानों से देखें तो हमें नवपाषाण युग के साक्ष्य मिलते हैं। यानी जितने अब जो है ना खाद्य उत्पादक बन चुके थे, तो वो अनाजों को उत्पादन करना सीख गए थे, तो उसका जो है ना अवशेष हमें रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जैसे स्थानों से प्राप्त होते हैं। अब उसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब नवपाषाण युग जैसे ही पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग, ये तीनों युग बीतने के बाद की बात करते हैं हम। नवपाषाण युग के बाद अगर नवपाषाण युग जो हमारा पीरियड रहा, नवपाषाण युग का जो हमारा पीरियड रहा था 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर, यानी ईसा पूर्व का अर्थ है कि 25 लाख ईसा मसीह के जन्म के पहले से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, यानी जो है ना ईसा मसीह के जन्म के 1000 ईस्वी पहले तक की युगों को हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं नवपाषाण युग के बाद। नवपाषाण युग के बाद क्या हमें देखने को मिलता है, तो झारखंड में जो है ना पाषाण युग के बाद धातु युग आया। जैसे ही जो है ना ये पाषाण युग बीता, उसके उपरांत ही जो है ना झारखंड में क्या धातु युग आया। धातु यानी जो है ना मेटल्स का युग आया। अब जो है ना ये क्या कर रहे थे, पत्थरों को पहले वो औजार बनाते थे, पत्थरों का उपयोग करते थे, वही पत्थरों का उपयोग करते करते जैसे जैसे समय बीतता गया, वो अब क्या करने लगे ना धातु मेटल्स का जो ना उपयोग करने लगे। तो जिसको हम लोग धातु युग यहाँ पे कहा गया, वही मेटल्स जो उपयोग करने लगे उसी को धातु युग कहा जाने लगा। क्योंकि जाहिर सी बात है पत्थरों के औजार उतने शार्प नहीं होते थे, उतने जो है ना
उतने जो है ना तेज नहीं होते थे और उतना जो है ना धार उस पर नहीं लग पाता था। लेकिन जैसे धातु का युग आया, धातु जो है ना अच्छी अच्छी भी होने लगे और उसको जो है ना काफी लॉन्ग टाइम तक वो चलता भी था और उसको जो है ना हम जितना धार देना चाहिए उतना धार भी दे सकते थे। उसको अपने हाथों में पकड़ के अनुसार उसका डिजाइन भी हम लोग बना सकते थे। यानी जो है ना अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ गई थी, धीरे धीरे उस समय का टेक्नोलॉजी जो आ पाता वो टेक्नोलॉजी उनके वहां आ चुकी थी, जिसके कारण वो मेटल्स का खोज कर चुके थे कुछ मेटल्स का, और उसके मेटल्स को जो ना उन्होंने आकार देना, शेप देना भी सीख लिया था। इन दोनों के बीच के जो है संक्रमण काल को जो ना ताम्रपाषाण युग कहा गया। इन दोनों के बीच का जो भी काल रहा, पत्थर और पाषाण, यानी ताम्र मतलब क्या हुआ, तांबा धातु, और पाषाण युग, पाषाण मतलब क्या हुआ, पत्थर। इन दोनों यानी पत्थर और तांबा बीच के युग को, इन दोनों के बीच के संक्रमण काल को, इन दोनों का मतलब क्या है कि पाषाण यानी पत्थर और तांबे के बीच के युग को जो है ना ताम्र पाषाण युग कहा गया। दोनों को मिला दिया गया, ताम्र और पाषाण। उस समय मतलब क्या था, पाषाण का भी उपयोग होता था और छोटा छोटा माइक्रोलिथिक पत्थर का भी उपयोग होता था। तो दोनों युग को मिला दिया है, जिसके कारण इसको कहा गया ताम्र पाषाण युग, यानी चैल्कोलिथिक एज कहा गया। जिसमें जो है ना पाषाण, पाषाण यानी क्या, पत्थर के साथ ताम्र या तांबा, ताम्र कहते थे या तांबा, धातु के उपकरणों का उपयोग हुआ। जिसमें देखते हैं इस युग में, ताम्र पाषाण युग में क्या हुआ कि छोटे छोटे पत्थर के औजार का भी उपयोग हुआ और साथ ही साथ तांबा धातु से बनने वाले उपकरण, उनका भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है, उपयोग देखने को मिलता है। झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। अगर झारखंड में बात की जाए तो इनका जो है ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति जो थी, इसका केंद्र बिंदु माना जाए, यानी मेन सेंटर, जहां से जो है ना इसके बारे में हमें पता चलता, तो वो कौन सा स्थान था, तो वो सिंहभूम का स्थान था। झारखंड के ही क्षेत्र जो सिंहभूम पड़ता है वो सिंहभूम था। ताम्र पाषाण युग के बाद, अगर ताम्र पाषाण युग के बाद की बात की जाए, यानी ताम्र यानी तांबा और पाषाण का जो उपयोग होता था, उसके बाद के समय की बात की जाए तो ताम्र तांबा युग आया। उसके बाद क्या आया, ताम्र या तांबा युग आया, जिसमें सभी के सभी उपकरण औजार ताम्र तांबा से बनने लगे। जैसे जैसे अब जो है ना ताम्र पाषाण युग आया, यानी ताम्र पाषाण युग के बाद जैसे युग आया, वो पूरा का पूरा युग जो है ना हमें किसका देखने को मिलता है, तांबा के उपकरणों का युग देखने को मिलता है। ठीक है, इस तांबा के युग में क्या था न, अब जितने शिकार करने के लिए पत्थर तो काफी भारी होते थे ना, और तांबा काफी हल्के होते थे। तो अब क्या होने लगे, जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारे पूर्वज क्या करने लगे, पत्थर को ढो यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान शिकार के लिए ढो जाना वो पॉसिबल अब नहीं रह गया। तो अब क्या करने लगे, वो पूरा का पूरा जो है ना तांबे में शिफ्ट हो गए, तांबे के उपकरण ही बनाने लगे, और तांबे से बने उपकरणों को जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी आसानी था, और उसी का जो है तांबा का टूल्स बनाकर, उपकरण बनाकर जो है उसको शिकार में वो लोग प्रयोग करने लगे। उस समय की असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजातियां तांबे के खानों से अयस्क निकालकर उसे गलाने और उपकरण बनाने की विधि से परिचित थे। देखिए अब जैसे जैसे समय बीतता गया, तो उस समय के जो है कुछ जातियां जो थी, असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजातियां तांबे के जो है खानों से, यानी तांबे के खान की जो है उस समय खोज हो चुकी थी, और उस खान से जो है वो लोग अयस्क निकाल कर जो ना उसे गलाना भी सीख गए थे। यानी देखिए तांबे की खान से अयस्क तो निकाले ही निकाले, साथ ही क्या किए ना, अब उसको कैसे पिघलाए और किसको कैसे इसको धातु को जो है कुछ आकार दे, शेप दे, ये टेक्नोलॉजी तक उस समय आ चुकी थी। यानी तांबे को पिघलाना वो लोग सीख चुके थे, ये भी उस समय का एक टेक्नोलॉजी से कोई कम नहीं था। ठीक है, तो वो इसका जो है ना गलाने की विधि, उपकरण सीख चुके थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं झारखंड के कई स्थलों से जो है तांबे की कुल्हाड़ी के मिलने तथा हजारीबाग के बाहरगंडा, हजारीबाग की जो बाहरगंडा जो स्थान है, वहां से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिलने से इस बात की पुष्टि होती है कि झारखंड में ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया था। अब देखते हैं कि हजारीबाग के जो है ना, हजारीबाग की बात की जाए तो वहां के जो है ना बाहरगंडा नामक एक स्थान है। ठीक है, जहां से हमें जो है झारखंड के कई स्थल में कुल्हाड़ी वगैरह मिले, और वहां से जो है ना तांबे की 49 खानों,
यानी जो है ना हजारीबाग में उस समय तांबे के अवशेष काफी मात्रा में पाए जाते थे। वहां से जो है 39 खानों के जो है अवशेष मिलते हैं, यानी जो है ना ऐसे जो है ना 50 खान थे जहां से तांबे को निकाल कर उसके उपरांत जो है ना उससे कई जो है ना औजार वगैरह उपकरण बनाने की हमें पुष्टि प्राप्त होती है। और झारखंड जो है ना ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया, और इससे जो है हम लोग को ये भी पता चलता है कि जैसे जैसे ताम्र युग यानी तांबा का उपयोग तो हम लोग किए, अब तांबा से हम लोग क्या करने लगे, कांस्य युग की ओर शिफ्ट होने लगे, अब कांसा की ओर बढ़ने लगी। तो जाहिर सी बात है तांबा थोड़ा क्या होता है, नरम होता है, वो थोड़ा अगर उसको धार देकर अगर उस पे किसी जानवर या किसी पे अगर वार कर देते तो वो तांबा क्या होता था, वो जो ना मुड़ जाने से जो ना सही से जो ना वो शिकार करने में दिक्कत होता था। अब जो जैसे ही तांबे से कांस्य युग आया, यानी अब कांसा उन्होंने बनाना सीख लिया जैसे ही, तो कांसा से निर्मित बने जो है ना वस्तु होते थे वो काफी ज्यादा जो है ना मजबूत होते थे। और कांस्य की बात की जाए तो कांस्य का निर्माण कैसे होता है, हम लोग जानते हैं कांसा को जब भी बनाना रहता है तो कांसा बनाने के लिए हमें क्या, तांबा का उपयोग करना पड़ता है, और साथ ही साथ तांबा प्लस जो है ना टीन को मिलाकर हम लोग कांसा बना सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों को मिश्रित रूप को पिघलाकर हम लोग कांसा बना सकते हैं। यानी वो लोग इतना सीख चुके थे कि अगर हमें कांसा बनाना है तो उसके लिए तांबा और टीन को खोजना पड़ेगा, दो ऐसे मेटल खोजने पड़ेंगे जो तांबा और टीन उन दोनों को मिला के हम लोग क्या बना सकते, कांसा बना सकते। यानी टेक्नोलॉजी इतना उस समय विकसित हो चुकी थी कि उन्हें इस बात का भी ज्ञान हो चुका था कि कांसा जैसे वस्तु को बनाने के लिए हमें तांबा और टीन चाहिए, और उसको पिघला के समान अनुपात में डालने के उपरांत ही हम लोग कांसा के निर्माण कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कांसा का निर्माण। हाँ, कांसा के निर्माण का बात की जाए तो तांबा में टीन मिलाकर किया जाता था। तो आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र के जो रहने वाले थे असुर जनजाति, उनको और जो है ना बिरजिया जनजाति इस युग के सूत्रधार थे। ये जो है ना कांस्य युग आया, इसका अगर सूत्रधार की बात की जाए तो छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर और बिरजिया जनजाति, ये दो जनजाति थे जिन्हें जो है ना कांस्य युग का जो ना सूत्रधार कहा गया है, यानी जन्मदाता कहा गया है। आगे बढ़ते तो देखते हैं झारखंड में कांस्य युग के बाद लौह युग आया। अगर युगों का अगर क्रम देखें तो जैसे ही कांस्य युग समाप्त हुआ है उसके उपरांत ही जो है ना 1000 बीसी का 1000 बीसी का समय काल बताया जाता है, जिसको जो है ना लौह युग आया। ठीक है, लौह युग के अगर सूत्रधार की बात की जाए तो उसे भी जो ना उसका श्रेय भी किसे है, असुर और बिरजिया जनजाति ही थे। वो भी जो ना इनके द्वारा इसका सूत्रधार किया गया है, यानी जन्मजात किया गया है, यानी इसको लौह युग को लाया गया झारखंड में। कौन थे वो, असुर और बिरजिया जनजाति थे। इन्होंने ही जो है ना सबसे पहले जो है ना लौह का प्रयोग किया था और लौह युग झारखंड में लाया था। छोटा नागपुर में जो रहने वाले असुर व बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। इन्होंने जो है ना उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास कर दिया। अब क्या था न, जो ना तांबा का पहले हो चुका था, कांसा हो चुका, अब क्या हो गया, लोह युग आ गया। यानी लोहे का उपकरण जो है इस युग में हमें काफी सारे देखने को मिलते हैं, तथा टेक्नोलॉजी जैसे जैसे समय बीतता गया टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते गई, और ये इन्होंने जो है ना लोह की खोज भी कर दिया, आयरन की खोज भी कर दिया, और उसको जो है ना उस आयरन से जो है ना ये लोग अस्त्र शस्त्र बनाने, उपकरण बनाने की जो है ना विधि ये लोग सीख चुके थे। अब क्या था ना, जब लोह युग आ गया तो जाहिर सी बात है लोहा क्या होता है, एक बड़े से बड़े और मजबूत से मजबूत चीजों को ये काट सकता। तो जैसे ही लोह युग आया उस समय जो है ना खेती के लिए जो है ना जमीन की आवश्यकता होती थी, तो लोह युग आते ही जो ना अब क्या होने लगा, वो लोग खेती को अपना चुके थे। ठीक है, तो अब क्या हो गया, कृषि करने के लिए भूमि की जो जरूरत पड़ती है, उसमें जितने जंगल उंगल पहले जंगल ही थे ज्यादातर, तो उन जंगलों में जो है ना भूमि को साफ करने के लिए, पेड़ों की कटाई करने के लिए तथा जोतने के लिए, कोड़ने के लिए, उनके लिए जो है ना ये जो है ना लोहा का उपकरण जो है ना काफी इनके विकास में मददगार रहा है। ठीक है, इनके विकास क्रम में। अब आगे जैसे बढ़ते हैं देखते हैं एक इतिहासविद अगर एक इतिहासकार की माने तो उनके अनुसार जो है ना छोटा नागपुर का लौह सुदूर मेसोपोटामिया, आज का जो इराक है उस समय का जो मेसोपोटामिया, तब जो ना भेजा जाता था। अगर उनका एक इतिहासकार की माने तो उनका कहना है
कि छोटा नागपुर का लोह सुदूर यानी लोहे से बनाया गया जितना अस्त्र शस्त्र सुदूर वगैरह होता था, उसको जो है ना मेसोपोटामिया जो आज का वर्तमान का इराक है यानी झारखंड का व्यापार का अगर संबंध कहा जाए तो उस समय जो है ना इराक से झारखंड का व्यापार किया जाता था, इराक से आयात निर्यात होती थी और उनका व्यापारिक संबंध जो है ना मेसोपोटामिया जो आज का इराक है उनके साथ रहा। छोटा नागपुर से क्या भेजा जाता था, लोहे का सुदूर को भेजा जाता था। यहाँ जो है ना काफी अच्छे लोह सुदूर बनाए जाते थे। जहां दमिश्क में इससे तलवारें बनाई जाती थी। एक दमिश्क नामक एक स्थान है जहां से जो है ना तलवारें बनाई जाती थी और ये दमिश्क की तलवारें इतिहास प्रसिद्ध है। और ये जो है ना दमिश्क में जो तलवारें बनाई जाती थी ये इतिहास प्रसिद्ध है। इससे जो है ना झारखंड के वैदिक संपर्क की पुष्टि इससे जो है ना झारखंड के वैदेशिक संपर्क की पुष्टि होती है। जैसे ही इराक मेसोपोटामिया जो वर्तमान में इराक है उनसे जैसे ही जो है ना दमिश्क जो है ना इन लोह अस्त्र वगैरह के जो है ना यहाँ से निर्यात किया जाता था। जैसे ही वहां निर्यात होता था तो जाहिर सी बात है कि निर्यात तभी हो सकता है जब इराक के साथ जो है ना व्यापारिक संबंध रहा हो। तो झारखंड का जो है ना इराक के साथ जो है ना लोहे की तलवार और लोह को लेके जो है ना उनसे संबंध था, संपर्क बना हुआ था, व्यापारिक संपर्क बना हुआ था और वस्तुओं की जो है ना यहाँ से झारखंड से इराक तक जो है ना आयात निर्यात होती थी। यही लोहे के खान यहाँ होने के कारण ही देखते हैं कि हम लोग का वर्तमान जो ना टाटा स्टील जो प्लांट है वो भी जो है ना झारखंड में ही है, क्योंकि झारखंड में लोहे की उपलब्धता अधिक होने के कारण यहाँ दमिश्क जो यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी के लोहे मिलते थे, जिसके कारण जो है ना यहाँ के तलवार काफी मजबूत होते थे, जिसको युद्ध में वो लोग ले जा सकते थे, शिकार में वो लोग को मदद मिलती थी। इसी कारण जो है ना वे लोग जो है ना यहाँ से तलवारें मंगाते थे झारखंड से, इराक मेसोपोटामिया वाले। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग सेकंड चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो सेकंड चैप्टर पाषाण काल को समाप्त करते हैं। तो पाषाण काल से आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। अब क्या है ना चैप्टर नंबर 3 में हम लोग प्रवेश करते हैं। लोसेंटर इतिहास का जो है प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर 3, उसमें क्या देखते हैं, चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। उसमें क्या असुर आदि जनजातियों का झारखंड प्रवेश, असुर वगैरह जो जाति थे जनजाति थे उनका जो ना झारखंड में प्रवेश कब का माना जाता है और किन परिस्थितियों में उनका जो है ना झारखंड में प्रवेश हुआ था, इस विषय में हम लोग अब देखते हैं। तो झारखंड शुरू से ही झाड़ जंगलों व पहाड़ों से भरा पूरा क्षेत्र रहा। यानी झारखंड को अगर हम लोग देखें तो जानते हैं कि झारखंड इसका नामकरण ही झाड़ जंगलों से हुआ। तो ये हमेशा से जो है ना ऐतिहासिक काल से अगर देखें तो ये हमेशा से जो है ना जंगलों और पहाड़ों से भरा पूरा क्षेत्र रहा है। इसलिए यह जो है ना जनजातीय आदिवासियों की जो है ना प्रिय स्थल बन सके। इसी कारण बस जो है ना झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं अधिकतर जनजातियों का जो ना ये प्रिय स्थल जो है ना बन सका। यानी जो है ना ये बेस्ट चॉइस में से जनजातियों की बेस्ट चॉइस में से एक स्टेट है झारखंड। झारखंड में जनजातियों का प्रवेश भिन्न जो है ना समय में हुआ। अगर झारखंड में जनजातियों का जो है प्रवेश की बात कही जाए तो अलग अलग समय अलग अलग टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि झारखंड के जो है ना जनजातियां जो है यहाँ प्रवेश किए हैं। आगे बढ़ते हैं तो शक्तिशाली प्रजातीय समूहों, शक्तिशाली जो भी यहाँ प्रजाति जो है ना प्रवेश किए और उनके जितने जनजातियों में से जिनको जो है ना शक्तिशाली समूह था, जिनका जो है ना संगठन जो है ना शक्तिशाली था, यानी एक गिरोह वो लोग कबीले के रूप में रहते थे। तो कबीला जो है ना जितना समूह जो है ना उनका अपने मूल स्थान से धकेले जाने पर कहा जाता है कि शक्तिशाली प्रजातीय समूह। जब शक्तिशाली प्रजातीय कोई समूह रहेगा तो क्या करेंगे ना वो अन्य अपने से कमजोर लोगों को जो ना उस स्थान से निष्कासित करने की कोशिश करते हैं। जैसे आर्य, ठीक है, वो लोग जो है ना शक्तिशाली समूह द्वारा जो ना अपने मूल स्थान से आर्य पर लेके आते हैं ना। जब वो कहा जाता है कि मध्य एशिया के रहने वाले थे, वो लोग जो है ना उस समय जो ना वहां से जो ना मध्य एशिया से जो ना वो लोग धकेले गए, ठीक है, धकेले जाने के कारण इन्हें बाहर निकले गए। जाहिर सी बात है कि अगर कोई जो ना सशक्त आदमी रहेगा, सशक्त व्यक्ति रहेगा, सशक्त गिरोह रहेगा, समूह रहेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, निम्न वर्ग को निष्कासित करने लगते हैं। तो उनको जो ना वहां से निकाल देने पर, धकेले जाने पर जो ना झारखंड में पहुंचे। माना जाता है कि झारखंड में आर्य जो है ना झारखंड में पढ़े। इसको अगर विस्तृत से हम लोग को पढ़ना है तो जो भारत का इतिहास जो ना प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में
वैदिक सभ्यता में जो हम पढ़ेंगे तब जो है ना हम लोग आर्य को देख सकते हैं। वैदिक सभ्यता का काल रहता है 1500 से लेकर जो है ना 600 ईस्वी तक का काल रहता है, 600 बीसी तक का काल, ईस्वी तक का काल रहता है, सॉरी। उसमें हम लोग देख सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी वहाँ डिटेल से में हमें प्राप्त होती। तो उसी टाइम पीरियड के आर्य थे। तो देखते हैं कि अपने मूल स्थान से धकेले जाने पर वो क्या करते हैं ना, जैसे ही उनको मध्य एशिया से निकाला जाता, माना जाता कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे, तो उनको वहां से जैसे ही ढकेला जाता है तो वो जो है क्या करते हैं, अब झारखंड की ओर जो है आगमन करने लगते हैं, यानी भारत की ओर आगमन करने लगते हैं। तो भारत के ही क्षेत्र में जो झारखंड भी अंतर्गत आता है, तो उसी के अंतर्गत जो है ना झारखंड में भी पहुंचे और यही जो न भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अस्थायी रूप से बस गए। और कहते हैं कि इन्हीं स्थानों पे जो है झारखंड के स्थान पे भिन्न भिन्न स्थलों पे जो है वो लोग अपना अस्थायी जो रूप से जो है वो लोग बस गए। ठीक है, जिसमें से असुर, बिरजिया, बिरहो एवं जो न खड़िया झारखंड का प्राचीनतम जनजातियां है। इनमें से जो कहा गया है कि बिरहो, असुर और बिरजिया जो है ना खड़िया झारखंड की जो है ना प्राचीनतम जनजाति है। अब जो है ना जैसे आर्य आया, माना जाता है कि आर्य के द्वारा ही जो है ना इन सभी जातियों का जो है ना विकास भी हुआ। जो असुर, बिरजिया, बिरहो एवं जो है ना खड़िया झारखंड का प्राचीनतम जनजाति, इन्हीं को मान लिया गया जो आर्य के द्वारा ही आए थे और आर्य के द्वारा ही इन जनजातियों में वो लोग विभक्त हो गए अलग अलग स्थानों पे। जैसे वो लोग वो और उनके परिवार और उनके पूर्वज जैसे बैठे, तो वो लोग जो है इन समूहों में बट गए। और इनमें भी जो है असुर सबसे प्राचीन जनजाति है। अगर इनमें से भी अगर बात की जाए, जो चार जनजाति देखिए, असुर, बिरजिया, बिरोह और जो है खड़िया, इन सभी में देखे, इन चारों में देखे तो जो है असुर जनजाति को जो हम लोग देखते हैं, ये जो है झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि प्राचीन जनजाति झारखंड की कौन सी है, तो असुर प्राचीनतम जनजाति में से मानी जाती है झारखंड की। इसके बाद की बात की जाए तो कोरबा जनजाति, कोरबा जनजाति क्या था ना, झारखंड में आगमन हुआ। इनका जो है झारखंड में आगमन होता है और ये जो है ना मुंडा, उराव, हो जनजाति के बाद की है। अगर इनकी बात की जाए, कोरबा जनजाति की बात की जाए, तो इनका जो है झारखंड में आगमन हुआ कब हुआ, तो मुंडा, उराव, हो जनजाति के बाद। इनके बाद जो है ना कोरबा जनजाति झारखंड में प्रवेश किया। अब देखते हैं 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खेरवाड़ों, संथालों को छोड़कर झारखंड में उपलब्ध प्राय सभी जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में बसे। अगर इन जनजाति इनकी अगर इनका राज्य की बात की जाए, जिनको 1000 ईसा पूर्व में चेरो, खेरवाड़ों और संथालों को अगर छोड़ देना, तो मूलतः देखे कि झारखंड में सभी जनजाति उस समय पाए गए हैं, इतने समय पाए जा रहे हैं। वो क्या थे ना, सभी जनजाति जो ना छोटा नागपुर, इनका जो ना फर्स्ट प्राथमिकता अगर रहती थी बसने का, तो कौन सा क्षेत्र रहता था, छोटा नागपुर का क्षेत्र रहता था, वहीं पे ज्यादा हमको बसे हुए दिखे। बस इनके अलावा चेरो, खेरवाड़ों और संथालों को छोड़ दे तो बाकी जितनी जनजातियां आई सभी ने जो ना छोटा नागपुर के क्षेत्र में बसना पसंद किया और वहीं पे वो लोग बसे। आगे बढ़ते हैं तो पूर्व मध्यकाल। अब जैसे आगे बढ़ते हैं पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल से थोड़ा पूर्व मतलब पहले, तो मध्यकाल से थोड़ा पहले का समय में देखें तो चेरो वो जो है ना खोरवा, चेरो वो जो है ना खोरवार, सॉरी क्या लिखा हुआ, चेरो और खोरवार। आगे हम लोग देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा हुआ, चेरो और ये ना खेरवार है, खेरवार, चेरो व खेरवार पलामू में तथा संथाल हजारीबाग में आकर बसे। अगर बात की जाए पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से थोड़ा समय पहले की समय की बात की जाए, तो चेरो और वो जो है ना खोरवा जनजाति जो थे वो पलामू में बस गए, तथा जो है ना संथाल जो है ना जनजाति थे वो कहाँ बस गए, हजारीबाग में आकर बस गए। जबकि ब्रिटिश काल में यानी अब आधुनिक भारत में बात करें, आधुनिक झारखंड में बात करें, तो उस समय जो है संथाल परगना में आकर बस गए। अब संथाल लोग कहाँ आकर बस गए, यही हजारीबाग क्षेत्र को छोड़ के जो है अब वो लोग जो है संथाल परगना क्षेत्र में बस गए। इन सभी संथाल परगना वगैरह जितने हैं, इन सभी परगनाओं को जो है हम लोग जनजातीय एवं ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 3 हम लोग का जनजातियों का झारखंड में प्रवेश वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका। अब चैप्टर नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या है तो देखते हैं।
धार्मिक आंदोलन, झारखंड के जितने भी धार्मिक आंदोलन हुए उसके विषय में यहाँ जानकारी हमें प्राप्त होंगी। तो उसके विषय में हम लोग जानते हैं कि झारखंड में क्या धार्मिक आंदोलन का विकास कैसे हुआ और किस तरह का यहाँ धार्मिक आंदोलन हुए हैं, उसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं 6ठी सदी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के जो है ना 6ठी सदी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो है ना 6ठी सदी में जैन और बौद्ध धर्म आंदोलन हुए। यानी बौद्ध और जैन का अगर काल कहा जाए तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व 600 वर्ष पूर्व जो है ना इनका विकास हो चुका था। 6ठी सदी में ही, सदी मतलब 100 वर्ष का होता है, सदी मतलब 100 वर्ष का होता है। तो 600 वर्ष पूर्व की बात की जाए तो उस समय जो है जैन और बौद्ध धर्म आंदोलन हमें देखने को मिलता है। तो उसके विषय में हम लोग देखते हैं क्या क्या धार्मिक आंदोलन हुआ था जिसका व्यापक असर पड़ा। ये जो है ना आंदोलन जैन और बौद्ध धर्म का जैसा ही जन्म हुआ, वो जो है ना एक ब्राह्मण साम्राज्य जो था, ब्राह्मण जो है ना धर्म जो था उस पे जो है ना कुरीतियों पे जो है ये चोट करना प्रारंभ करते हैं और उस धर्म का जो है ना आंदोलन शुरुआत होती है। तो उसमें देखते हैं क्या क्या हुआ झारखंड में भी उसमें। तो झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। जैसे ही बौद्ध और जैन धर्म का जो है उत्पत्ति हुआ, इनका जो है ना आंदोलन प्रारंभ हुआ, बौद्ध धर्म जैसे प्रचार प्रसार होने लगा, तो इससे जो है ना झारखंड भी जो है ना अछूता नहीं रहा। क्योंकि ये बेसिकली देखा जाए तो जैन और बौद्ध क्या था, ये जो है ना बेसिकली यूपी और जो है ना बिहार में प्रचलित जो है ना थे। तो जिसके कारण पता है कि इस समय का सदी में अगर देखा जाए तो झारखंड जो है ना बिहार का ही एक पार्ट था, उसी का एक अंग था। तो जिसके कारण जो है ना इस धर्म को प्रचार प्रसार से जो है ना किसी प्रकार जो है ना झारखंड भी अछूता नहीं रहा। अब देखते हैं डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं तो जैन धर्म के विषय में। तो जैन धर्म का झारखंड पर, अब देखते हैं जैन धर्म के विषय में देखते हैं। तो जैन धर्म में बेसिकली जो है ना उस समय कैसे झारखंड में फैला, प्रचार प्रसार, इसके बारे में देखते हैं। तो जैन धर्म जो झारखंड पर जो है ना गहरा प्रभाव पड़ा। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो इनका जो है ना झारखंड पर जो है ना काफी गहरा जो है ना प्रभाव पड़ा। ठीक है, काफी गहरा प्रभाव देखते हैं। जैनियों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जैन के जो है ना 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, उनको जो है ना निर्वाण जो है ना 1717 ईस्वी में जो है ना गिरिडीह जिला में इसरी के निकट एक पहाड़ जो है ना गिरिडीह जिला पड़ता है, जिला गिरिडीह और इसरी ये एक स्थान है, इसके निकट जो है ना पहाड़ पर हुआ उनका जो है ना निर्वाण की बात की जाए तो निर्वाण उनको कहाँ प्राप्त हुई, तो 717 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 717 वर्ष पूर्व की बात की जाए तो उनको जो है ना निर्वाण की प्राप्ति गिरिडीह जिला इसरी के निकट पहाड़ पर हुआ, जिसका जो है ना नामकरण उन्हीं के नाम पर, जिसका नामकरण जो है ना इस पहाड़ में जो है ना उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो उन्हीं पहाड़ का नाम क्या किया, इनके नाम पे उस पहाड़ का नाम रख दिया गया, जिसको हम लोग पार्श्वनाथ या जो है ना पारसनाथ पहाड़ कहते हैं। ठीक, यह पहाड़ जैनियों के प्रमुख तीर्थकर स्थल में से, यह जो है ना जैनियों के जितने जैनियों हैं उसके जो है प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये जो है ना पारसनाथ पहाड़ जो है ना प्रमुख, जितने भी जैन धर्म के अनुयायी है, जिन धर्म को मानने वाले, जिन धर्म के जितने गुरु वगैरह जितने सब कोई है, गुरु वगैरह है, उनके लिए जो है ये पारसनाथ पहाड़ जो है ना काफी ज्यादा उनके लिए प्रसिद्ध है। और ये सभी अगर आपको कभी भी अगर पारसनाथ पहाड़ घूमने का या जाने का मौका मिले तो कभी जाइएगा। तो उस समय जो है एक मकर संक्रांति का जो समय काल रहता है, लगभग 14-15 जनवरी के समय में, उस समय जो है विश्व में जितने फैले हुए जैन धर्म के अनुयायी है वो सभी जो है एकत्रित होकर इस स्थान पर पहुंचते हैं और यहाँ पे जो है ये लोग पार्श्वनाथ के पहाड़ पर पहुंच के ये लोग पूजा अपना उपासना वगैरह करते हैं। और यहाँ पे भव्य मेला के रूप में भी यहाँ पे जैन धर्म को देखा जाता है। ठीक है, काफी प्रसिद्ध स्थल है, कभी भी मौका मिले तो आप लोग मकर संक्रांति के समय जाके इस स्थान को घूम सकते हैं। छोटा नागपुर का मानभूम, छोटा नागपुर के अंतर्गत जो ये मानभूम क्षेत्र आता था, जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो धनबाद के नाम से जानते हैं। धनबाद जो कोल कैपिटल है धनबाद, तो धनबाद को अगर बात की जाए यहाँ तो जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। अगर धनबाद की बात की जाए तो ये जो है ना
जैन सभ्यता जो झारखंड में फैला वो उसका एवं संस्कृति, उसके जो है ना संस्कृति कल्चर जो भी थे उनके जो है ना ये प्रमुख केंद्र में से आता था धनबाद का स्थान। इस क्षेत्र के प्रमुख जैन स्थल थे। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए यानी मानभूम क्षेत्र की बात की जाए, जो वर्तमान धनबाद है उस क्षेत्र की बात की जाए तो फकबीरा, तुईसामा, देवली, पवनपुर, पलमा, अरसा, चर्रा, गोलमारा, बड़म, बलरामपुर, कर्रा, परा, कतरास आदि का नाम जो है हमें देखने को मिलता है। और ये सभी स्थान जो ना धनबाद के ही एक छोटे छोटे से स्थानों का नाम है। ठीक है, बेसिकली ये देवली वगैरह देखा जाए तो देवली जो है ना गोविंदपुर एरिया में पड़ जाता है, गोलमारा ये सारे ढेला के आसपास पड़ता है। तो ये सभी स्थान जो है ना, कतरास तो काफी ज्यादा फेमस है, कतरास का मार्केट। तो ये सभी स्थान जो है ना हमें धनबाद के ही, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलता है। इन सभी स्थानों का डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वो धनबाद ही है। कंसाई और दामोदर नदियों की घाटी से मिले जैन अवशेष, यानी कंसाई और दामोदर घाटी, दामोदर नदी हम लोग जानते हैं जिसको डीवीसी से बोलते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी भी बोलते हैं। यही दामोदर नदी और जो है ना कंसाई नदी, एक दूसरी नदी का नाम आता है कंसाई नदी के घाटी से जो मिले जैन अवशेष धर्म के जो है ना प्रसार की जो है ना पुष्टि होती थी। जैन अवशेष जो है ना जैन धर्म के प्रसार की पुष्टि करते हैं। अगर ज्यादातर अगर देखी जाए तो उस समय के जितने जो है ना जनजातियां जो है ना आते थे और आकर जो है ना नदी किनारे ही बसना शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में भी देखा जाए तो अधिकतर जितने भी लोग बसते थे प्राचीन टाइम में तो वो नदी के किनारे ही बसते थे, क्योंकि नदी के किनारे से उनकी जल की आपूर्ति हो जाती थी, जल की आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी, जिससे जो है ना रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी काम करते हैं उसमें सभी में जो है ना पानी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण जो है उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए वो लोग नदी किनारे बसते थे। तो वही नदी किनारे से हमें जो है ना जैन अवशेष, जैन धर्म के जो है ना प्रसार की जो है ना पुष्टि करते हैं। पलामू के हनुमान, पलामू की बात की जाए तो पलामू में एक स्थान का नाम आता है। ठीक है, पलामू के जो है ना हनुमान नामक गांव, जिसको जो है ना सतबरवा के निकट, ये गांव जो है ना सतबरवा के निकट है और पलामू जो है ना डिस्ट्रिक्ट है, पलामू डिस्ट्रिक्ट है। जैनियों के कुछ पूजा स्थल मिलते हैं। अगर जैन धर्म का जो है ना माने तो उनका जो है ना कुछ पूजा स्थल मानते हैं, यानी पूजा स्थल हमें दिखाई देते हैं जहाँ पे जैन जो है ना लोग एकत्रित होते थे और वो जो है ना धर्म उपासना करते थे। तो वो स्थान हमें कहाँ से मिला है? पलामू से मिला है। हनुमान जो है ना ये एक गांव है, पलामू के अंतर्गत ही आता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सिंहभूम के आरंभिक निवासी। अगर सिंहभूम की बात की जाए, सिंहभूम तो इसके जो है ना आरंभिक निवासी की बात की जाए तो जैन मतावलंबी थे, यानी ये सिंहभूम मतलब पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम दोनों को एक में दिखाया गया, जो अभी वर्तमान में अलग अलग है। पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, यही सिंहभूम क्षेत्र जो ना बढ़ गया, दो हिस्सों में बढ़ जाता, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम। तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे। अगर सिंहभूम में जो आरंभिक निवासी जो थे उस समय जो ना वहां जो बसने वाले लोगों में देखे तो वो कौन थे? जैन मतावलंबी थे, यानी जैन धर्म को जो ना अनुसरण करने वाला, उनके उपासक, उनके शिष्य जो ना वो जैन मत वाले वहां आकर बसे, जिन्हें जो ना सरक कहा गया। इन्हीं जो है ना इनको जो है ना सिंहभूम वाले क्षेत्र में बसने के कारण जो ना इनको सरक कहा गया। ठीक है, सरक श्रावक शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। अगर जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते थे जिसको हम लोग जैसे उच्चारण नहीं कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि प्राचीन समय में देखिए सिंधु को हिंदू करने लगे, तो वैसी तरह जो है ना इसका जो है ना बिगड़ा हुआ रूप, श्रावक शब्द का बिगड़ा हुआ रूप, जैसे जैन धर्म के जो है ना मानने वाले होते थे उनको श्रावक कहते थे, उन्हीं का विवर्क जो है ना उन्हीं के बिगड़ा हुआ रूप को क्या कहा दिया, यहाँ श्रावक से सरक बना दिया उसी को। ठीक है, श्रावक जो है ना गृहस्थ जैन मतावलंबी को कहा जाता था। श्रावक जो है ना गृहस्थ जैन, यानी जो है ना अपना गृहस्थ जीवन जो व्यतीत करते हुए जैन धर्म का अनुसरण करते थे, उनको जो है ना श्रावक गृहस्थ जैन मतावलंबी को कहा जाता था। जो गृहस्थ जैन मतावलंबी होते थे, जो गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए जैन धर्म को अनुसरण करते थे,
पालन करते थे उनको जो है ना श्रावक कहा गया। ठीक है, बाद में हो जनजाति के लोग इन्हें सिंहभूम से निकाल बाहर किया। बाद में जो है ना यहीं पे जो है ना हो जनजाति भारतीय, इसमें हो जनजाति के बारे में आगे भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हो जनजाति के लोगों ने क्या किया, यही जो न सरक जिसको न श्रावक का जो है ना बिगड़ा हुआ रूप जो सरक थे यानी जैन मतावलंबी वाले जो थे उनको जो है क्या किया, हो जनजाति के लोगों ने वहां आया और आकर जो है ना सिंहभूम वाले क्षेत्र से उनको वहां से निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया कि जाइए आप लोग का यहाँ कोई स्थान नहीं है, झारखंड झारखंडियों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जनजाति रहते थे पहले से उन्होंने उनको हटा दिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं जैन धर्म के उपरांत हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के विषय में। बौद्ध धर्म, ठीक है, तो बौद्ध धर्म का देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म का झारखंड पर गहरा असर पड़ा। बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए, यही जैन और बौद्ध धर्म जो दो धर्म एक साथ उभरे, लगभग एक साथ ही टाइम पीरियड रहा था और वो जो है ना झारखंड में किस तरह अपना जो है ना प्रचार प्रसार किया एवं झारखंड किस तरह से उनके प्रभाव में आया, किस तरह से वो लोग प्रभावित किए झारखंड के लोगों को, उसके विषय में देखते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है ना, बौद्ध धर्म का झारखंड पर गहरा असर पड़ा। अगर झारखंड में बात की जाए बौद्ध धर्म का तो वो जो है ना काफी गहरा इसका असर पड़ा। झारखंड के विभिन्न स्थलों से, अगर झारखंड के विभिन्न स्थलों की बात की जाए तो विभिन्न स्थलों से हमें जो है ना बौद्ध धर्म संबंधी अवशेष मिलते हैं। झारखंड का अनेक ऐसे स्थान हैं जहां की बात की जाए तो जहां से हम लोग देखते हैं क्या, बौद्ध धर्म के जो ना काफी सारे अवशेष हमें मिलते हैं। जब बौद्ध धर्म का अवशेष यहाँ से अधिक मात्रा में मिलने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि कभी ना कभी जो ना झारखंड में बौद्ध धर्म जो ना बहुत फली फूली होगी और इसका अस्तित्व काफी अच्छा रहा होगा उस समय, तभी तो यहाँ इतने सारे अवशेषों की प्राप्ति होती है हमें। तो मूर्ति गांव देखते हैं, मूर्तिया गांव जो वर्तमान में पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है से जो ना यह सिंह शीर्ष मिला है। इसमें यहाँ से जो है ना एक सिंह की जो है ना शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। जैसे कि मध्य प्रदेश अगर आप लोग कभी भी जाए तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप मिलता है जो बौद्ध के मरणोपरांत यानी मरने के बाद जो ना उनके जो ना अवशेष थे, उन्हीं अवशेष को जो ना वहां पे रख के जो है ना सांची स्तूप, उसी के ऊपर जो है ना सांची स्तूप का निर्माण किया गया। वहां से जो है ना एक सिंह एक जो है ना एक सिंह का जो न सिर मिला है और वो सिंह का सिर को अगर मेल कराया जाए तो वो कहाँ से मेल खाता है, जो सांची का स्तूप जो बना हुआ है। कभी भी आप मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप जो गोल गुंबद नुमा है उसमें एंट्री करने से पहले जो ना एक गेट बनाई गई है, एक गेट, इस गेट पे जो ना काफी सारे पशुओं के जो ना चित्र बनाए गए हैं। तो उसी जो है ना चित्र से जो ना यहाँ जो ना एक सिंह का सिर उसको जो ना मिलाने पे जो ना वहां से मिलता जुलता है। ठीक है, मिलता जुलता है जिसके कारण जो है ना इसको बौद्ध का ही साक्ष्य माना जा गया है, बौद्ध धर्म का ही साक्ष्य माना गया है। आगे बढ़ते हैं करवा ग्राम की अब बात की जाए तो करवा ग्राम से जो है एक बौद्ध स्तूप मिला है, यानी बौद्ध की जो है एक मूर्ति मिली है। ठीक है, बौद्ध की एक जो है स्तूप मिला, यानी जो है जैसे कि सांची का स्तूप गोल गुंबद नुमा जैसे बनाए जाते थे उनका अवशेषों के ऊपर, तो उसी प्रकार का जो है एक स्तूप मिला है। ठीक है, आज का धनबाद जिला जिसको मानभूम प्राचीन समय में मानभूम के नाम से जानते थे, आज का जो वर्तमान जिला धनबाद जिला बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर जो है ना उस समय जो की बात की जाए तो उस समय जो है ना बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र में से इसको माना जाता था। धनबाद के दियापुर दालमी वो जो है ना बौद्धपुर में कई बौद्ध स्मारक मिले हैं। यहाँ धनबाद के जो स्थान पड़ते हैं दियापुर दालमी वो जो है ना बोधपुर से कई जो है ना बौद्ध स्मारक, इस स्थान वो जो है ना बोधपुर से जो है ना हमें कई स्मारक मिले हैं जिससे बौद्ध धर्म का जो है ना प्रचार प्रसार की बातें पता चलती है, जिनमें जो है ना बौद्धपुर का जो है ना बुद्धेश्वर मंदिर, अगर बौद्धपुर की कभी अगर बात की जाए तो धनबाद में जो बौद्धपुर पड़ता है वहाँ का जो है ना बुद्धेश्वर मंदिर, ये जो है ना काफी ज्यादा चर्चित मंदिर है, तो काफी ज्यादा झारखंड में प्रसिद्ध वही है। तो बौद्धेश्वर मंदिर जो है ना उल्लेखनीय है, ये जिनका जो है ना उल्लेख काफी मिलता है और ये उल्लेखनीय मंदिर उसी का एक एग्जाम्पल मानते हैं कि बौद्ध धर्म का ही ये मंदिर है।
आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं घोलमारा जो पुरुलिया के निकट पड़ता है। घोलमारा जो पुरुलिया से बंगाल से सटे हुए मिलते हैं, तो पुरुलिया के निकट है, वहां से जो है प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। प्रस्तर के जो है ना एक जो है ना खंडित यानी टूटा हुआ जो है ना बुद्ध की मूर्ति हमें मिली है। कहां से? घोलमारा से मिली है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सूर्यकुंड बरही के जो है ना निकट हजारीबाग, सूर्यकुंड जो हजारीबाग में है। सूर्यकुंड जो है ना ये गर्म पानी के लिए भी काफी फेमस है, तो इसको हम लोग ज्योग्राफी में आगे देखेंगे। से जो है ना भी इनको जो है ना प्राप्ति हुई है, बौद्ध धर्म के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुद्ध की जो है प्रस्तर मूर्ति मिली है, वहां से जो है ना क्या मिली है? हजारीबाग का सूर्य कुंड जो पड़ता है, वहां से जो है ना हमें बुद्ध धर्म का जो है ना मूर्ति मिली है, बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बेलवा दाग ग्राम। बेलवा दाग ग्राम जो वर्तमान में खूंटी रांची जिला में पड़ता है, और यहाँ से जो है ना एक बौद्ध विहार का अवशेष मिला। यहाँ से जो है ना बौद्ध विहार वो होता था जहाँ पे वो अपना सर्दी, गर्मी, जाड़ा और वर्षा वाला ऋतु में वो बौद्ध विहार वहां पे ठहरते थे। ठहर के जो है ना अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे साल भर में, या तो साल भर या सीजनल जो है ना वो लोग वहां पे इकट्ठे होते थे, और अपने जो है ना लोगों अनुयायियों के साथ जो ना अपने गलतियों, अपने धर्म के विषय में प्रचार प्रसार, उपदेश के विषय में वो लोग वहां पे बस के चर्चा वगैरह करते थे। तो उसी को जो ना बौद्ध विहार कहा गया। ये गुफानुमा होता था जहाँ पे वो लोग रहते थे। जोन्हा जलप्रपात पहुंचने वाली ढलान से एक बुद्ध प्रतिमा मिली है। ये जो है ना जोन्हा जलप्रपात, आगे चलकर हम लोग जो है ना ज्योग्राफी में जोन्हा जलप्रपात के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो वहां से जो है ना एक ढलान में जो है ना एक बुद्ध की प्रतिमा मिली है। वहां से जो है ना देखे तो उस जो है ना ये जो है ना जोन्हा जलप्रपात जो है ना इनके किनारे से जो है ना एक हमें बुद्ध की जो है ना मूर्ति प्राप्त हुई है। और फिर झारखंड में अगर धर्म के अवशेष की बात की जाए तो आगे देखते हैं तो कटुंगा ग्राम के विषय में देखते हैं। कटुंगा ग्राम बानो रेलवे स्टेशन, ये जो है ना कटुंगा ग्राम कहाँ? बानो रेलवे स्टेशन, गुमला जिला, डिस्ट्रिक्ट जो है ना इसका गुमला जिला पड़ता है। से जो है ना एक बुद्ध प्रतिमा मिली है। यहाँ से जो देखे तो एक जो है ना बुद्ध की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पटम्बा बौद्ध देवी की मूर्ति मिली है। पटम्बा से बात की जाए तो पटम्बा से जो ना पटम्बा ग्राम जमशेदपुर से 2 बुद्ध मूर्ति मिली है। जो है ना ये पटम्बा जो है ना बेसिकली देखा जाए तो ये जो है ना जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जमशेदपुर में पड़ता है। और यहाँ से जो है ना गौतम बुद्ध की जो है ना दो जो है ना मूर्तियां मिली है। इसको जो है ना ईचागढ़, अगर ईचागढ़ की बात की जाए, आगे बढ़ते हैं तो ईचागढ़ देखते हैं। ईचागढ़ की बात की जाए, ईचागढ़ ये जो है ना सारायकेला खरसावा जिला पड़ता है। से जो है ना तारा जिसको हम लोग जो है ना बौद्ध देवी कहें, तो बौद्ध देवी की जो है ना मूर्ति मिली है। यहाँ से जो है ना देखते हैं तो हमको बौद्ध धर्म से रिलेटेड बौद्ध देवी की मूर्ति मिलती है, जिसे रांची के संग्रहालय में रखा गया है। अगर कभी भी आपको घूमने का मन करे और घूमने का मौका मिले तो रांची का जो म्यूजियम है, इस म्यूजियम में आप जाकर जो है ना इन सभी अवशेषों को आप उस समय का देख सकते हैं। और किसी भी राज्य के विषय में, संस्कृति और कल्चर के विषय में अगर जानना रहे तो वहाँ जो भी सामने में जो भी हमें संग्रहालय, म्यूजियम जो मिले, वो म्यूजियम एक बार जरूर इंटर करके वहां से जो है ना देखना चाहिए, और देख सकते हैं। हम लोग कभी भी झारखंड के विषय में जानना रहे, यहाँ के बौद्ध धर्म वगैरह के, तो रांची संग्रहालय आप जा सकते हैं और वहां पे इसमें प्रवेश करके इन सभी चीजों को, जो वर्तमान परिस्थिति जैसी भी परिस्थिति में अभी है, उसको आप देख सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं मौर्य काल। अब देखते हैं हम लोग मौर्य काल के विषय में। तो मौर्य काल, जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किए धार्मिक आंदोलन को, अब प्राचीन इतिहास के जो है ना चैप्टर नंबर 5 में प्रवेश करते हैं, जिसमें क्या बताया गया? मौर्य काल के विषय में बताया गया। तो देखते हैं मौर्य काल के विषय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल में सबसे प्रथम नाम देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के देखते हैं। तो इनका जो है ना समय पीरियड बताएगा 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का। इनका जो है ना समय काल की बात करें तो 322 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह। ईसा पूर्व का मतलब क्या हो गया? ईसा मसीह के जन्म के। ईसा पूर्व का मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, यानी उनके जन्म से पहले की बात की जा रही है। कब से? 322 ईस्वी से 298 ईसा पूर्व, यानी इस टाइम लाइन को इसलिए 322 से पीछे की ओर दिखाया गया क्योंकि जो ना उस समय से
जो है ना 322 से हम लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, ईसा मसीह का जन्म जब हुआ था उस काल की ओर जाने चाह रहे हैं। तो उस काल की ओर जाने के लिए जो है ना हम लोग 322 से 298 पीछे की ओर जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। यहाँ से जो है ना हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। फिर वहां से हम लोग का ईस्वी शुरू होगा, ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी शुरू हो जाता है। तो ईस्वी शुरू होने से पहले जो है ईसा पूर्व होता है। तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का काल हम लोग देखते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य का काल रहा था। ये जो ना भारत का प्राचीन इतिहास को अगर हम लोग देखें तो उसमें भी जो है ना पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग काफी डिटेल्स में पढ़ते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के काफी डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो इनका टाइम पीरियड देखें तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व रहा है। इन्होंने जो है ना अपने गुरु, इनके जो है गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो गुरु कौटिल्य थे, जिसको चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, इन्हीं के मदद से। तो उनके गुरु कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ये जो है ना काफी ज्यादा फेमस है। इस पे काफी ज्यादा टीवी सीरियल्स वगैरह, वेब सीरीज वगैरह काफी सारे बने हुए हैं। तो मौर्य काल के विषय में अगर अधिक जानना रहे तो भारत का प्राचीन इतिहास जो लूसेंट हमने नीचे पढ़ाया है उस पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इनके गुरु कौटिल्य तथा अन्य नाम क्या था, चाणक्य, विष्णुगुप्त था। इनकी मदद से जो है ना नंद वंश के अंतिम शासक, ये जो है ना नंद वंश का उस समय जो है ना पाटलिपुत्र में जो राज करता था मगध में नंद वंश, उनका जो है ना अंतिम शासक, उनके जो है ना नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद का नाम देखते हैं अंतिम शासक के रूप में, को पराजित करके मगध के मौर्य वंश की जो ना स्थापना की। इनको जो है ना पहले चाणक्य गुरु की मदद से जो ना चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया ना, नंद वंश के जो अंतिम शासक थे जो मगध पे शासन करते थे उनसे जो ना इन्होंने युद्ध लड़ा और युद्ध में जो ना उनको परास्त कर धनानंद को परास्त किया। और परास्त करने के बाद जो है ना ये विजेता के स्वरूप जो है ना मगध पर अब ये अपना शासन करने लगे। पराजित कर जो है ना मगध मौर्य वंश की जो ना स्थापना किया। जैसे उनको पराजित किया और उस क्षेत्र में जो ना इन्होंने अपना मौर्य वंश की स्थापना कर दी। फिर आगे देखते हैं तो नंद वंश के शासक विशाल सेन के स्वामी थे। अगर नंद वंश के जो ना शासक जो है विशाल सेन के स्वामी थे, ये जो है ना विशाल सेना के स्वामी थे। नंद वंश का शासक जो धनानंद था, धनानंद वो जो ना विशाल सेना, उसके पास जो ना बहुत ज्यादा सेना था, तो विशाल सेना के स्वामी थे, ठीक है। और धन संपदा उस समय जो ना काफी ज्यादा था। उतना सेना होने के बावजूद भी इन्होंने चाणक्य की मदद से जो है इनको हराया और हराने के बाद जो है वहां के गद्दी पे ये बैठ गए और उस पर जो है पूरा प्रशासन करने लगे और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। नंदों की सेना में झारखंड के जनजातीय सैनिकों के साथ अगर बात की जाए, नंदों की सेना जो धनानंद थे उनके जो है सेना में बात की जाए तो झारखंड के जनजातीय सैनिकों के साथ, यहाँ जो झारखंड के जितने भी जनजाति जो है सैनिक थे, जनजाति जो लोग थे वो जो है उनके सेना में सम्मिलित थे। और उनके साथ ही साथ जो है ना सेना में जो है ना हाथी भी शामिल थे। झारखंड में जानते हैं कि दोनवा पहाड़ जो है ना हाथी के लिए काफी फेमस है और झारखंड में जो है काफी हाथियां पाई जाती है, जिसके कारण जो है वो यहाँ के आदिवासी के साथ साथ क्या करते थे कि हाथियों का भी जो है वो अपने सेना में रखते थे, ताकि कभी किसी भी युद्ध में जो है हाथियों के साथ अगर युद्ध लड़ा जाए तो हाथी अकेले जो है ना कईयों को सेना में परास्त कर सकता था, जिसके कारण जो है उनको सेना में शामिल किया गया था। वास्तव में मगध की सैन्य सफलता, वास्तव में अगर बात की जाए तो मगध की जो है सैन्य सफलता की बात की जाए का एक महत्वपूर्ण कारण इसमें शामिल जनजातीय तत्व भी था। इसमें जितने भी शामिल थे और जनजातीय तत्व वो एक विशेष कारण में थे, ठीक है। नंद जितना सफल सेना था तो इसमें झारखंड के लोगों की भी भूमिका काफी अहम थी। इसमें शामिल जनजातीय तत्व, इसमें बताया गया कि यहाँ पे जितने जनजातीय जो थे उसकी सेना में, वही जो उनका सफलता का कारण था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नंद वंश का विनाशक और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड क्षेत्र से परिचित था। अगर इनकी बात की जाए तो नंद वंश के विनाशक यानी नंद वंश को जिन्होंने विनाश किया, खात्मा किया, समाप्त किया, मौर्य वंश के संस्थापक और मौर्य वंश का जो इन्होंने स्थापना किया वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और वो जो है झारखंड के क्षेत्र से जो है काफी ज्यादा
परिचित थे, यानी झारखंड के क्षेत्रों के यहाँ के जंगलों के बारे में वो काफी ज्यादा कुछ जानते थे और ये पूरी झारखंड का क्षेत्र कैसा नहीं है इस विषय में वो काफी अच्छे से परिचित थे। कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जानते हैं, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ कौटिल्य ने जो ग्रंथ लिखी थी अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को क्या कहा गया? कुकुट या जो ना कुकुट देश का है। इसमें हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे इंट्रो, जो झारखंड का इंट्रो देखे थे, परिचय एवं जो ना नामकरण, उसमें भी हम लोग इसको कुकुट जो ना कुकुट देश का उल्लेख हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो कुकुट या कुकुट देश के नाम से जाना गया है। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में जो है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, यानी कुकुट में जो है कहा जा गया है, उसमें जो है चाणक्य ने कहा है कि यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है झारखंड के जो लोग रहने वाले थे उन्हीं का जो है यहाँ पे शासन था, जनजातियों का शासन था। आगे देखते हैं जनजातियों को नियंत्रण में रखने और मगध के हित में उनका उपयोग करने तथा जो है ना मगध के शत्रुओं से उनके गठबंधन को रोकने के उद्देश्य से जो है ना आठविक नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। जैसे कि झारखंड जैसे क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र थे, तो इन जनजातियों के बीच जो है नियंत्रण होना चाहिए, एक दूसरे में समन्वय होना चाहिए। ये और मगध का हित के लिए ये काफी ज्यादा उपयोगी थे, क्योंकि ये मगध का सेना का जो ना एक प्रमुख रूप में से ये थे और ये जो है ना जनजाति होने के कारण जो है ये काफी ज्यादा जो है ना अपने परंपरागत जो है युद्धों से जो है ये काफी ज्यादा फेमस थे। तो इनके में समन्वय बने रहे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, और शत्रुओं के साथ जो है किसी प्रकार का जो है झारखंड के जितने जनजाति लोग थे वो कांटेक्ट में ना आ जाए, उनके साथ कोई रिलेशन उनके साथ कुछ ना बना ले। इसके कारण से, उसके डर के कारण से जो है वो लोग गठबंधन को रोकने के लिए ही शत्रुओं के साथ गठबंधन झारखंड निवासी ना कर बैठे, इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, एक आठविक नामक जो है एक पद बना दिया, जिसपे जो है एक अधिकारी का स्थापित कर दिया। उसमें जो है ना आठविक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। आठविक के अधीन नागाध्यक्ष और वनाध्यक्ष, नागपाल, वनपाल जैसे जो ना अन्य अधिकारी थे। अगर इनके अंतर्गत कहा जाए, आठविक के अंतर्गत ही नागाध्यक्ष और वनाध्यक्ष यानी वन का अध्यक्ष और नागाध्यक्ष तथा नागपाल, ये सभी जो है ना इसके अंतर्गत रखे जाते थे। इनके जो ना आठविक का जो है पदाधिकारी होते थे, इसी के अंतर्गत जो है ये सभी विभाग को कर दिया गया। अन्य अधिकारी थे मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जो है ना गुजरता था। मगध यानी क्या कहा गया, बिहार से जो है ना, बिहार से अगर आपको दक्षिण भारत की ओर जो है ना कभी भी जाना पड़े, बिहार से अगर मगध यानी बिहार, तो मगध से अगर दक्षिण भारत अगर आपको कभी भी जाना पड़ता था तो उस समय क्या था ना, मगध और भारत मान लीजिए मगध यहाँ पे है, तो अगर दक्षिण भारत इस वाले इलाके में अगर आपको जाना है तो झारखंड से होकर गुजरना पड़ता था। ठीक है, तो इनका जो है ना झारखंड का व्यापारिक महत्व था, इसलिए जो है इनका जो है ना काफी ज्यादा व्यापारिक महत्व था कि अगर दक्षिण भारत के साथ अगर कोई भी व्यापार किया जाए तो उसके लिए जो है ना हमें झारखंड से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसका जो है ना व्यापारिक महत्व काफी ज्यादा था। कौटिल्य ने जो है अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि इंद्रवानक की जो है ना नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। उस समय जो है ना इंद्रवानक जो है ना, इंद्रवानक नाम के जो है ना नदी है जिससे जो है ना हीरे प्राप्त होते थे। ये एक ऐसी नदी है जहां से जो है ना हमें हीरे की प्राप्ति होती थी। इंद्रवानक संभवतः इब एवं शंख नदियों का इलाका है, जो वर्तमान में शंख नदी देखते हैं, और इब एवं शंख नदियों का इलाका को ही जो है ना हम लोग उस समय जो है ना उनके जो है ना अर्थशास्त्र में क्या कहा गया, इंद्रवानक नदी कहा गया। ठीक है, यहाँ से जो ना हीरे की प्राप्ति होती है। इस तरह की बातें जो है ना कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है। झारखंड चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, अगर चंद्रगुप्त मौर्य का पोते की बात की जाए तो वो कौन थे, अशोक थे। वो चंद्रगुप्त के अशोक थे। ठीक है, यानी अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार थे, और जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे, अशोक थे। इनका जो है ना समय काल की बात की जाए, झारखंड में शासन जो किए उसकी जो अगर बात की जाए
तो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का माना जाता टाइम पीरियड। ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है, का यहाँ की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो थे अशोक, सम्राट अशोक के नाम से जिसको जानते हैं, ठीक है, तो उनका जो है यहाँ के जनजाति जो थे, झारखंड के रहने वाले जितने जनजाति थे, उन पर जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, यानी जो उन पर जो है डायरेक्ट उनका नियंत्रण नहीं था, बल्कि इनडायरेक्टली वो इस क्षेत्र पर नियंत्रण करते थे, ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख में, अगर अशोक का जो 14 शिलालेख लिखे गए हैं अशोक के द्वारा, तो उनमें से 13वें शिलालेख में जो है ना समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, यानी जो ना समीपवर्ती राज्य का क्या मतलब है कि मगध के समीप स्थित राज्यों के विषय में सूची मिलती है। उसके विषय में हमें सूची मिलती है 13वें शिलालेख से, जिसमें जो ना एक आठवीं आवट था, जिसमें जो ना बताया गया है कि एक आठवीं या आवट था, और आवट और आठवीं कहाँ बनाया गया था, झारखंड के जनजातियों में जो नियंत्रण स्थापित कर सके, यहाँ किसी तरह का विरोधी जो है ना राज्य के साथ जो है ना किसी तरह का ये लोग संबंध यहाँ के जनजाति से ना बना पाए, इसकी देखरेख के लिए क्या बनाई गई थी, एक आठवीं जो है ना पद बनाया गया था, उसके नियंत्रण में रहता था, ताकि वो किसी तरह के बाहरी संपर्क झारखंडियों के साथ ना हो पाए, इसके लिए। तो उसमें जो है ना शिलालेख में देखे तो इसी जो है ना जो पद बनाया गया था आठवीं, उस पद के विषय में हमें जानकारी मिलती है। आठवीं प्रदेश बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट, अगर आठवीं प्रदेश की बात की जाए तो ये जो है ना बघेलखंड से लेके जो ना उड़ीसा के समुद्र तट, यानी उड़ीसा हम लोग कभी भी जाए तो देखते हैं वहां पे पूरी वगैरह जितने अच्छे जो है प्लेस वगैरह है, तो उड़ीसा जो ना समुद्र से, उड़ीसा मान लीजिए भारत के इस क्षेत्र में है, तो उड़ीसा जो है ना समुद्र से सटा हुआ है, तो बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक जो है ना विस्तृत था। अगर आठवीं प्रदेश की माने तो उस समय जो है ये पूरा जो है उड़ीसा का ये वाला क्षेत्र भी एक आठवीं प्रदेश के रूप में ही माना जाता था, यानी आठवीं पद जो थे वो वहां भी प्रचलित थे, और वहां भी आठवीं पद जैसे हमें देखने को मिलता है, और उन्हीं के नियंत्रण में ये क्षेत्र रहता था। तो इसी कारण जो है ना उसको कहा गया कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना अशोक का यहाँ नियंत्रण था, क्योंकि वहां पे जो है ना आठवीं प्रदेश और आठवीं जो है ना पद था, वही जो है ना उस प्रदेश पे जो है ना शासन करते थे। तो इसीलिए कहा गया है कि उनका जो है ना डायरेक्टली शासन नहीं, बल्कि इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना शासन था। इस प्रदेश में, अगर इस प्रदेश की बात की जाए तो झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। इस प्रदेश में देखा जाए तो झारखंड क्षेत्र भी शामिल था, क्योंकि जबकि उस समय देखें तो बिहार झारखंड में ही सम्मिलित था, ठीक है, जिसको हम लोग दक्षिण बिहार के नाम से झारखंड को जानते थे। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, अशोक द्वारा जो भी धर्म प्रचारक भेजे गए दलों में एक आठवीं जनजाति के बीच भी भेजा गया था। वही धर्म प्रचारक जो है एक आठवीं जो है ना जनजाति जो बन गया, ये धीरे धीरे चलते हुए तो आठवीं जनजाति के बीच भी जो है ये भेजा गया था धर्म प्रचारक, धर्म का प्रचार करने के लिए। इस दल के नेता का नाम रक्षित था। इस दल के जो ना धर्म प्रचारक का जो दल था, इस दल के नेता जो सुप्रीम थे, जो नेता थे, उसका जो है रक्षित नाम था, ठीक है। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में उड़ीसा की सीमावर्ती अविजित जनजातियों के विषय में कहा गया है। अगर जो है ना अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख जो है ना, पृथक जो है ना अलग, पृथक मतलब अलग होता है। कलिंग शिलालेख 2, कलिंग विजय पे जो है ना कलिंग शिलालेख जो लिखी गई, कलिंग विजय के उपरांत जो है ना कलिंग शिलालेख जो लिखी गई, उसके शिलालेख 2 पे अगर बात की जाए तो उड़ीसा के जो है ना सीमावर्ती, यानी उड़ीसा से छटे हुए जितने जो है ना स्थान थे, जितने राज्य, जितने क्षेत्र थे, वो अविजित जनजाति के जो है ना विषय में कहा गया, और उन क्षेत्रों को जो है ना अविजित यानी जीता नहीं गया था, इस तरह की बातें जो है उसमें कही गई है। उन्हें मेरे लिए धर्म का आचरण करना चाहिए। अच्छा, उनको कहा गया है, उनको जो है ना जनजातियों को कहा गया है, विषय में कहा गया है कि उन्हें मेरे लिए, यानी उनको जो है ना मेरे लिए धर्म आचरण, धर्म का जो है ना
यानी धम्म का आचरण यानी धर्म जो न वो जो न बौद्ध धर्म को मानने लगे थे, तो धम्म का जो न आचरण करना चाहिए उनको, जो न बौद्ध धर्म का जो न पालन करना चाहिए। सम्राट अशोक जो है ना कलिंग युद्ध के पश्चात जो न वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म को अपना लिए और वो जो न बौद्ध धर्म को जो न 50 साल में पूरी तरह से जुट गए। तो वो जो है ना अविजित जो है ना अपने जनजातियों के साथ जो है ना वो समक्ष रखते हैं इस बात को और कहते हैं कि उन्हें मेरे लिए धम्म का आचरण करना चाहिए, उनको जो है ना मेरे लिए बौद्ध धर्म का आचरण करना चाहिए, ताकि जो है ना फ्यूचर में यानी जो ना भविष्य में जो ना अगर धम्म का जो ना हम लोग आचरण कर लेंगे तो भविष्य में जो धम्म क्या करता है, अहिंसा की बात करता है। जब हम अहिंसक रहेंगे तो जाहिर सी बात है किसी के साथ जो ना युद्ध वगैरह झगड़ा वगैरह हमको नहीं करना पड़ेगा और इस प्रकार से जो है ना पूरा का पूरा राज्य जो ना शांतिपूर्ण सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसी उद्देश्य के लिए जो है उन्होंने धम्म का आचरण करने का आग्रह किया, ताकि जो ना लोग तथा परलोक की प्राप्ति कर सके। और इन्हीं को जो ना उन्होंने धार्मिक आचरण को जो ना जोड़ दिया कि अगर आप धार्मिक आचरण करते हैं तो लोक तथा परलोक को जो ना आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी लोक में भी आप जीत सकते हैं और परलोक में भी आप अच्छा खासा अपना जो प्रदर्शन कर सकते हैं और उसको जो ना जीत सकते हैं। लोक और परलोक आपको दोनों जगह मिल सकती है। लोक यानी धरती लोक, परलोक मतलब जो माना जाता है वो ईश्वर का लोक को कहते हैं। उड़ीसा की सीमावर्ती अविजित जनजाति में झारखंड क्षेत्र की जो है जनजाति भी संकेतित है। अगर उड़ीसा की सीमावर्ती अविजित जो है जनजाति कहे तो उसमें जो है झारखंड क्षेत्र की जनजातियों भी जो है संकेतित है, यानी अविजित क्षेत्र में जो है झारखंड के क्षेत्र के जो यहाँ के जनजाति थे वो भी जो है इसमें सांकेतिक रूप से दिखाए गए हैं, या उसमें जो है ये लोग भी सम्मिलित है कि झारखंड पे पूरी तरह जो है ना प्रत्यक्ष रूप से जो है ना कोई अधिकार नहीं कर पाया था जनजाति पे, ठीक है, तो उसको सांकेतिक रूप से दिखाया गया। अब जैसे ही हम लोग चैप्टर नंबर जो है ना 5 कंप्लीट करते हैं तो चैप्टर नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 की ओर चैप्टर नंबर बढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, मौर्य काल के विषय में हमें देखने को मिलता है। चैप्टर नंबर 6 लूसेंट 2023 एडिशन में देखते हैं तो इसमें जो है ना मौर्य काल के विषय में बताया गया है। तो मौर्य काल का झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या था नहीं था उसके विषय में अब हम लोग देखते हैं। तो मौर्योत्तर काल की अगर की जाए, मौर्योत्तर काल का अर्थ है कि मौर्य काल के बाद, मौर्योत्तर काल का अर्थ है कि मौर्य काल के बाद, यानी मौर्य काल जो टाइम पीरियड रहा, मौर्य काल का जैसे धीरे धीरे पतन हुआ तो मौर्य काल के बाद का समय, ठीक है, तो मौर्योत्तर काल उसी को कहते हैं। मौर्य काल के उपरांत, मौर्य काल के उपरांत को काल को ही जो है मौर्योत्तर काल कहते हैं, यानी मौर्य काल जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद के काल को हम लोग देखते हैं। तो मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड क्या बताया गया, 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। इस बात पे ध्यान दीजिए कि 200 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 200 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ चलेंगे, 200 से लेके चलेंगे 200 से शून्य तक आएंगे, पहले 200 से शून्य तक आएंगे। शून्य क्या है, तो यहाँ पे बर्थ ऑफ ईसा मसीह, यानी ईसा मसीह का जन्म को शून्य में रखे हैं। तो 200 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व 200 पूर्व से लेकर 300 ईस्वी, यानी मौर्योत्तर काल की बात कीजिए, 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 जो है ना ईस्वी यानी क्या हो गया, अब ईसा मसीह का जन्म हो गया, ठीक है। 200 वर्ष पीछे आए, 0 पे पहुंचे, वहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, होने के उपरांत ही जब है, अब ये जो है ना 300 ईस्वी की बात करता है, 300 ईस्वी, यानी यहां से 0 तक आए तो 200 वर्ष तथा यहां तक पहुंचे तो 300 वर्ष, यानी 500 वर्षों का समय अंतराल दिखाया गया। यहाँ पे कितने वर्षों का है, 500 वर्षों का समय अंतराल यहाँ पे दिखाया गया है। मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद का 500 वर्ष को हम लोग देखते हैं। इसमें जो है कई विदेशी आक्रांताओं ने मध्य एशिया होते हुए देश के उत्तर पश्चिमी मार्गों में यहाँ आकर अपने अपने राज्य स्थापित किए। अब जैसे ही मौर्य काल की समाप्ति होती है, मौर्य काल का पतन होता है, उसके बाद जैसे मौर्योत्तर काल जो 200 ईसा वर्ष से लेके जो है ना 300 ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के 300 वर्ष बाद तक, यानी अगर इससे पूरे बीच में देखा जाए तो 500 वर्ष का जो है टाइम पीरियड के काल में हम लोग देखते हैं। तो इस काल में जो है कई विदेशी आक्रांताओं ने, यानी कई विदेशी ऐसे लोग आए जिन्होंने जो है ना मध्य एशिया होते हुए, मध्य एशिया जो है ना कॉन्टिनेंट का मध्य एशिया होते हुए जो है ना देश के
उत्तर पश्चिमी मार्गों में, उत्तर पश्चिमी, अगर एशिया देश के कहा जाए उत्तर पश्चिम में ही भारत भी पड़ता है। तो यहाँ आकर जो है ना अपने अपने राज्य स्थापित कर लिया। इसमें से मतलब उत्तर पश्चिमी राज्य एशिया से अगर हम लोग चले मध्य एशिया से तो भारत पड़ता है। तो भारत के कई ऐसे राज्यों में जो ना ये लोग कई लोग जो ना अपने अपने जो है ना इन्होंने राज्य स्थापित कर लिया। ये लोग मध्य एशिया से आते हुए जो है ना भारत के कई ऐसे उत्तर पश्चिम मार्गों में यहाँ आके आए और यहाँ पे अपना अपना इन्होंने जो है ना राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भी अगर देखें तो भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध था। इसके अलावा भी देखें तो पूरे भारत की बात की जा रही, ना कि झारखंड की। ठीक है, तो भारत का जो है ना विदेशों से व्यापारिक संबंध था, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता से ही अगर हम लोग देखें तो उसी समय से जो ना हमारा विदेशों के साथ जो ना व्यापार रहा है। और दमिश्क के काल में भी देखे, पिछली जो है ना हम लोग चैप्टर में भी देखे कि उस समय जो है ना यहाँ से जो ना इराक तक जो है ना क्या किया जाता था, दमिश्क यानी लोहे से बने हुए अस्त्र जो ना तलवारें जो है ना भेजी जाती थी। तो भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध था, ये हमेशा से रहा है, सिंधु घाटी के काल से रहा है। झारखंड भी इससे अछूता ना रहा। झारखंड में भी अगर कहा जाए तो विदेशों के साथ जो है व्यापार करने से जो है ये अछूता नहीं रहा, क्योंकि उस समय जो है मध्य एशिया से लोग जो है ना हमारे भारत में प्रवेश करने लगे थे और वो जो है व्यापारिक संबंध भी स्थापित कर चुके थे और स्थापित हो भी गया था। आगे देखते हैं तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, झारखंड। आगे देखते हैं झारखंड में इनकी जो है ना मौजूदगी के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। जैसे ही ये लोग जो है ना झारखंड में आए तो उसके जो है ना कुछ जो है ना मौजूदा साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। सिंहभूम में, अगर सिंहभूम से बात की जाए तो सिंहभूम में जो है ना रोमन सम्राटों के सिक्के मिलते हैं। अगर सिंहभूम झारखंड के क्षेत्र सिंहभूम की बात की जाए तो यहाँ से जो है ना उस समय जो है व्यापारिक संबंध था। इस संबंध के साक्ष्य के रूप में जो है रोमन सम्राटों के जो है सिक्के मिलते हैं। सिक्के जब यहाँ से मिल रहे हैं तो इससे जाहिर सी बात है कि कोई व्यापारिक संबंध वगैरह रहा होगा, या तो वहां के कोई लोग यहाँ पे आए होंगे, तभी जो है ना हमें रोमन जो एक कंट्री है, रोमन देश के जो ना सम्राट का सिक्का यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसका मतलब व्यापारिक संबंध रहा होगा, या तो फिर वो यहाँ पे आते थे जाते थे, तो जाहिर सी बात है व्यापारिक संबंध होंगे ही। तो उसके साक्ष्य के रूप में देखते हैं कि झारखंड का विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध था। साथ ही साथ जो आगे बढ़ते हैं तो जो झारखंड के जो है ना वैदेशिक व्यापारिक संपर्क की पुष्टि करता है। इसी तरह जो है ना चाईबासा जो झारखंड के क्षेत्र में आता है, इसके विषय में भी हम लोग ज्योग्राफी में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चाईबासा से जो है ना इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए। अगर चाईबासा में बात की जाए तो चाईबासा से जो है ना हमें व्यापारिक संबंध की पुष्टि के लिए जो है ना वहां से जो इंडो सीथियन के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। बिहार में कुषाण सम्राट कनिष्क का क्षत्रप वंशफर था। अगर बिहार में जो है कुषाण सम्राट जो थे कनिष्क, उनका जो है क्षत्रप वंशफर था। उनका जो है क्षत्रप की बात की जाए तो उनका क्षत्रप क्या था, वंशफर था। उसने जो है पुलिंदों को बौद्ध धर्म, उन्होंने जो है ना पुलिंदों को बौद्ध धर्म दीक्षित किया। उन्होंने जो है ना पुलिंदों को जो है ना बौद्ध धर्म दीक्षित किया। कनिष्क के कुछ सिक्के रांची जिले से प्राप्त हुए। कनिष्क जो बेसिकली कहा जाए तो ये जो है ना कश्मीर के राजा हुआ करते थे। ये जो है ना कनिष्क जो है ना कनिष्क के जो है ना कुछ सिक्कों की बात की जाए तो यहाँ से जो है ना रांची में, झारखंड के जो है ना रांची जो है से हमें जो है ना प्राप्त हुए हैं। अगर इनके विषय में भी अगर अधिक पढ़ना रहे तो भारत का प्राचीन इतिहास जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें आप कनिष्क के विषय में भी अधिक जानकारी से प्राप्त कर सकते हैं या इसके विषय में पढ़ सकते हैं। इससे जो है इस क्षेत्र के कनिष्क के नियंत्रणाधीन क्षेत्र होने की पुष्टि होती है। इससे जो है इस बात का पता चलता है कि इस क्षेत्र यानी झारखंड वाले क्षेत्र में जो ना कनिष्क का भी नियंत्रण रहा था। उसके नियंत्रण होने की जो है ना पुष्टि होती है कि झारखंड में कनिष्क का नियंत्रण था। अब आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो ये चैप्टर नंबर 6 जो लूसेंट में दिया गया वो काफी छोटा चैप्टर था झारखंड के संदर्भ में। तो उसी चैप्टर से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कुषाणों के पतन के बाद अब देखते हैं कुषाण। जैसे ही ये कुषाण के विषय में हम लोग देखें, कुषाण कनिष्क के विषय में हम लोग देखें तो कुषाण का जैसे पतन होता है यानी डिक्लाइन ऑफ कुषाण, जैसे ही कुषाण का पतन होता है उसके बाद जो है ना
प्रयाग व पाटलिपुत्र में शक्तिशाली गुप्तों का उदय होता है। वैसे ही जो हम लोग देखते हैं प्रयाग और पाटलिपुत्र जो है वहां पे जो है ना गुप्तों का उदय होता है। अब जो है ना गुप्त वंश की स्थापना होती है और वहां पे जो है ना गुप्त अब उभरने लगते हैं। ठीक है, गुप्त आया नहीं है। गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त। अगर गुप्त वंश का सबसे महान शासक की बात की जाए तो उसमें समुद्रगुप्त का नाम आता है। ठीक है, इनका जो है ना समय काल की बात की जाए तो 355 ईस्वी से लेके जो है ना 800 ईस्वी। अब जैसे ही हम लोग मौर्योत्तर काल में देख रहे तो यहाँ ही हम लोग बात कर चुके थे 200 ईस्वी पूर्व से लेके 300 ईस्वी का पूर्व तक हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग पूरा 300 वर्ष ईसा ईस्वी तक का बात की। अब उसी से आगे जैसे बढ़ते हैं तो 355 ईस्वी से 80 ईस्वी का बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल का समुद्रगुप्त का ये काल रहा और सबसे प्रसिद्ध जो नहीं यही थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि की अगर बात की जाए तो इनके दरबारी कवि के रूप में जो ना हम लोग समुद्रगुप्त का किसको देखते हैं, हरिसेन को देखते हैं। यहाँ पे हरिसेन नाम है, हरिसेन को देखते हैं। तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, अगर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे कौन थे, हरिसेन थे, और इनके द्वारा जो है ना रचित पुस्तक कौन थी, प्रयाग प्रशस्ति थी। में समुद्रगुप्त की, इनमें जो है ना समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का वर्णन मिलता है। यानी समुद्रगुप्त द्वारा जो है ना सामरिक विजय यानी समुद्र से सटे हुए राज्यों में जो विजय ये प्राप्त करते हैं उन विजयों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त मिलती है। इन विजय में जो है ना एक आठवीं विजय थी। इन विजयों में अगर बात की जाए तो इनमें जो है ना एक आठवीं विजय थी। आठवीं कहाँ तक फैला हुआ था, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े कि उड़ीसा के समुद्र तट तक फैला हुआ था। तो आठवीं विजय थी। बघेलखंड से अगर बात की जाए, बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तक आठवीं प्रदेश जो है ना फैला हुआ था। ठीक है, आठवीं प्रदेश जो है ना बघेलखंड से लेके उड़ीसा के समुद्र तट, उड़ीसा जानते ही हम लोग की समुद्र तट पे स्थित है। तो उड़ीसा के समुद्र तक जो जितना जो ना आठवीं प्रदेश जो है ना फैला हुआ था, इन सभी जो है ना पर जो ने इन्होंने विजय प्राप्त की है। और इसी विजय को जो है ना प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया। और सामरिक विजय का अर्थ ही होता है समुद्र जल से सटा हुआ, समुद्र से सटा हुआ विजय। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मैं जो ना आठवीं प्रदेश तक जो है ना वहां तक बघेलखंड से लेके जो ना उड़ीसा के जो ना समुद्र तक फैला हुआ क्षेत्र को कहते थे। इसमें जो ना झारखंड क्षेत्र भी शामिल होता था। और इस क्षेत्र में आठवीं प्रदेश में जानते हैं कि आठवीं नाम का एक पदाधिकारी झारखंड में भी स्थापित किया गया था। तो इसमें जो है ना झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। यानी जो उन्होंने जो है ना पूरे जो है ना समुद्रगुप्त ने झारखंड पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया और पूरे आठवीं प्रदेश को उन्होंने जीत लिया। जिसके उपलक्ष्य में क्या हुआ, हरिसेन उनका जो ना राजकवि था, दरबारी कवि था। उन्होंने जो अपने प्रयाग प्रशस्ति में इन सभी का जो है ना वर्णन किया है समुद्रगुप्त ने। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समुद्रगुप्त ने आठवीं प्रदेश के जो है शासक को पराजित किया। आठवीं प्रदेश के जो भी शासक थे उस समय, जिनके नियंत्रण में जो ना पूरा का पूरा आठवीं क्षेत्र था, उनके जो ना आठवीं शासक जो थे उनको जो ना उन्होंने पराजित किया। और उसके साथ जो ना परिचार की कृत यानी नीति का जो है ना पालन किया। और उनके साथ जो है ना परिचार की कृत एक नीति होता था। यानी जो है ना हारने के उपरांत भी जो ना वो राज्य उन्हीं को सौंप दिया जाता था। और ये शासक जो राजा थे यहाँ आठवीं के, वो जो है ना समुद्रगुप्त उनके नियंत्रण में होता था, जिसको परिचार की कृत कहते हैं, नृत्य। ठीक है, अब नीति कहते हैं। इसमें जो है ना भृत्य परिचारक बनाने की नीति ठीक है। इसको जो है ना परिचारक जैसे वो हार जाते थे, उनके पास जो है ना हारने के बाद जो है वो क्षेत्र पूरा उनके अंतर्गत आ जाता था। तो वो अपने कुछ नीतियों के साथ जो है ना वो क्षेत्रों को फिर उसी राजा के शासन में ही छोड़ देते थे। लेकिन कुछ शर्तों के साथ छोड़ते थे, जिनमें से टैक्स रहता था, कुछ संबंध रहते थे कि दुश्मन देश के किसी भी लोगों को आप पनाह न दे, उसके साथ मित्रता व्यवहार न करें। ठीक है, इस तरह के कुछ शर्तों के साथ उनको सौंप दिया। आगे बढ़ते हैं। इससे स्पष्ट होता कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके जो है अधीन था। जैसे आठवीं प्रदेश को वो जीत लेते और उस पर उनका नियंत्रण स्थापित हो जाता, तो इस बात से हमें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उस समय जो है समुद्रगुप्त के अंतर्गत जो है ना झारखंड प्रदेश था। ठीक है, समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त के पर्याप्त प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का जो पर्याप्त प्रशस्ति लिखा गया है उसमें जो ना छोटा नागपुर को, अगर इसमें हम लोग जैसे कि नामकरण परिचय में हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे, तो उसमें जो ना पर्याप्त प्रशस्ति में जो ना झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया, तो झारखंड प्रदेश को जो ना मुरंड देश कहा गया है। ठीक है, छोटा नागपुर को जो ना इसमें मुरंड देश कहा गया, यानी छोटा नागपुर कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है, तो इसको जो है ना मुरंड देश के नाम से कहा गया पर्याप्त प्रशस्ति में। वहीं देखते आगे बढ़ते हैं, तो गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक, जो गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध फेमस जो है ना शासक हुए, उनमें देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का नाम आता है, जिनका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी का माना जाता है। का शासन जो ये जो ना शासन उज्जैन से लेके, इन्होंने जो शासन किया वो उज्जैन से लेके बंगाल तक विस्तृत था। ये उज्जैन जो ना एमपी में पड़ता है, उज्जैन से जो वर्तमान एमपी में है, तो उज्जैन से लेके बंगाल तक विस्तृत था। इनका जो ना शासन काफी बड़े क्षेत्र में था, मध्य प्रदेश से लेके जो ना ये बंगाल तक इनके क्षेत्र में आता था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके क्षेत्र में। और जो है इसने झारखंड भी शामिल था, और इस क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो झारखंड भी पूरी तरह से शामिल था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान, इन्हीं के जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही शासन काल में जो है ना चीनी यात्री जो फाहियान थे, वो जो है यहाँ आए थे, और उन्होंने जो है ना झारखंड वाले क्षेत्र को क्या कहा? कुकुट लॉर्ड कहा गया। और इस झारखंड वाले क्षेत्र को फाहियान ने क्या कहा? कुकुट लॉर्ड कहा। ये आए तो यात्रा करने के लिए आए थे, यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए आए थे, और जैन बौद्ध धर्म को जानने समझने के लिए आए थे। अगर फाहियान के विषय में भी अधिक जानकारी चाहिए तो हम पिछली क्लास में भारत, प्राचीन भारत में हम इसको पढ़ा चुके हैं, जो पिछली क्लासेस हमारी हैं उसमें लूसेंट प्राचीन भारत पढ़ा चुके हैं, उसमें आपको ये फाहियान के विषय में और अधिक जानने को मिल जाएगा। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष। अब अगर बात की जाए कि झारखंड में गुप्त काल जो यहाँ था, गुप्त काल का यहाँ वर्चस्व था, इसके पुरातात्विक साक्ष्य हमें क्या क्या प्राप्त होते, क्या क्या अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, तो इसके अवशेषों में उल्लेखनीय है, अगर इनके अवशेषों की बात की जाए उसमें उल्लेखनीय है, क्या क्या है? मोहदी पहाड़ जो हजारीबाग जिला पर है। ठीक है, मोहदी पहाड़ कहाँ है ना? हजारीबाग जिला पर है। मोहदी पहाड़ पर पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर, अगर हजारीबाग कभी जाए तो वहां पे जो ना मोहदी पहाड़ जो थे उसके जो ना पत्थरों को काटकर जो ना 4 मंदिर बनाए गए थे। किन्होंने बनाए थे? गुप्त काल के शासक ने बनाए थे। 4 मंदिर बनाए हैं उन्होंने। सतगावा नामक जो ना गांव है वो कहाँ? हजारीबाग जिला के आसपास है, हजारीबाग में है ये। तो इसके आसपास जो है ना के मंदिर, अगर सातगावा नामक गांव जो है उसके जो ना मंदिर, ये भी किन्होंने बनाया था? गुप्त शासक ने बनाया था। वो उनका पुरातात्विक अवशेष हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं पिठोरिया जो रांची के उत्तर की ओर स्थित है। पिठोरिया अगर हम लोग कभी देखें तो वहां के जो ना ये कहाँ स्थित है? रांची के उत्तर की ओर स्थित है। यहाँ पे जो ना एक पहाड़ी पर स्थित एक कुआं, इन्होंने जो है ना अपने शासन काल में जो ना गुप्त कालीन जो है ना पुरातात्विक साक्ष्य की बात की जाए तो ये साक्ष्य हमें जो है ना मिलते हैं। यहाँ पे एक पहाड़ी पर स्थित जो है ना इन्होंने एक जो ना कुआं बना दिया था। ठीक है, तो इन सभी के अवशेष जो है ना हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस समय जो ना गुप्त काल का झारखंड पे प्रभाव था, झारखंड पे लोग शासन किए और उनके द्वारा क्या क्या चीजें जो है ना झारखंड में बनाए गए, उन सभी अवशेषों के विषय में हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 7 जो है ना गुप्त काल, जैसे हम लोग चैप्टर नंबर 7 गुप्त काल हम लोग जैसे समाप्त करते हैं, अब गुप्त काल को ही आगे जो है ना हम लोग बढ़ते हैं, तो देखते हैं 8वां नंबर चैप्टर। इसमें क्या क्या? गुप्तोत्तर काल, यानी जो है ना गुप्त काल के बाद का काल, डिक्लाइन ऑफ गुप्त काल। जैसे डिक्लाइन होता है गुप्त काल का, उसके बाद का जो काल आता है उसको जो है ना गुप्तोत्तर काल कहा गया है। ठीक है, तो इस काल में क्या होता है उसके विषय में हम लोग देखते हैं। गुप्तोत्तर काल की बात की जाए, यानी गुप्त काल के पश्चात, गुप्त काल का जैसे डिक्लाइन होता है उसके बाद के काल को कह रहे हैं। जैसे गुप्त काल के डिक्लाइन के बाद को काल को कह रहे हैं। तो इस काल में क्या देखते हैं, जैसे पतन होता है गुप्त काल का, उस समय जो है ना 550 से लेके 650 ईस्वी लगभग जो है ना हम लोग
वर्ष का इतिहास को हम लोग जानेंगे। ठीक है, गुप्तोत्तर काल कब से कब तक का माना गया है, तो 550 से लेके 650 ईस्वी तक का काल को माना गया। यानी ईस्वी क्यों ना, ईस्वी इसलिए कि ईसा मसीह के जन्म की बाद के बारे में हम लोग देख रहे हैं। यानी आज से अगर बात की जाए तो जैसे अभी चल रहा 2023, ठीक है 2023 चल रहा, तो आज से मान के चलिए कि 1500 वर्ष पहले की बात है। 1500 वर्ष पहले की बात हम लोग करने वाले हैं। तो गौड़ जो पश्चिम बंगाल, गौड़ जो कहाँ के थे, गौड़ पश्चिम बंगाल के शासक थे। ठीक है, तो गौड़ कहाँ राज करते थे, पश्चिम बंगाल में करते थे। तो गौड़ ब्रैकेट में पश्चिम बंगाल का शासक, गौड़ जो है ना पश्चिम बंगाल का शासक कौन था, शशांक था। इनका जो है ना शासनकाल रहा 602 से लेके 25 ईस्वी, यानी सॉरी यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी, यहाँ जो शशांक का काल बताया गया 602 से लेके यहाँ 25 सिर्फ जो लिखा गया, ये सिर्फ 25 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे जो है ना 625 होगा। 602 ईस्वी से 625 ईस्वी तक का काल को शशांक का काल कहा गया। यह जो है ना शशांक के विषय में आप जानते हैं, तो यह एक जो है ना प्रतापी शासक था। यह जो है ना एक प्रतापी शासक था। उसके साम्राज्य में प्रतापी यानी जो है काफी क्रूर, दया, थोड़ा दया के भाव से दया कम रखते थे। किसी एक विशेष धर्म के प्रति ये ज्यादा रुझाव थी, सभी धर्म को समान समानुभूति नहीं रखते थे सभी धर्मों के प्रति, और इस तरह के इसके में विचार थे, जिसके कारण इनको काफी प्रतापी राजा की श्रेणी में रखा गया। उसके साम्राज्य में मिदनापुर, उनके साम्राज्य में देखा जाए, उनके साम्राज्य में अगर देखा जाए तो उनके साम्राज्य में क्या आता है, मिदनापुर, जो वर्तमान बंगाल में आता है मिदनापुर। तो मिदनापुर से लेके सरगुजा, मिदनापुर से लेके कहा, सरगुजा, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ का इलाका है, छत्तीसगढ़ राज्य में आता है, तक का जो है ना वन प्रांत शामिल था। यहाँ तक का जो है ना मिदनापुर से लेके जो है ना सरगुजा तक का जो है वन प्रांतर, यानी जितने वन जंगल वगैरह जितने भूमि थे वो सभी भूमि जो है ना इसके जो है ना साम्राज्य के क्षेत्र में सम्मिलित थे। आगे बढ़ते हैं। कनिंघम ने बड़ा बाजार तथा हेविट ने दुलमी को उसकी राजधानी बनाया। कनिंघम की बात की जाए तो इन्होंने बड़ा बाजार तथा हेटविक, कनिंघम और हेटविक की बात की जाए तो कनिंघम ने जो है बड़ा बाजार तथा हेटविक ने दुलमी को जो है उसकी राजधानी बनाया। उन्होंने जो है ना इन दोनों क्षेत्रों को जो है ना राजधानी बनाया। कनिंघम ने बड़ा बाजार को राजधानी बनाया और हेटविक ने जो है ना दुलमी को राजधानी बनाया। वहीं बात की जाए आगे चल के तो शशांक एक कट्टर जो है ना शिवोपासक था। यानी कट्टर कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना शिव धर्म को ही पसंद करते थे। बाकी जितने धर्म होते थे उन सभी धर्मों के प्रति जो नहीं नकारात्मक भाव रखते थे और उसके प्रति समानुभूति नहीं रखते थे किसी प्रकार का। ये कट्टर था, पूरी तरह जो ना शिव धर्म का समर्थक था और अन्य धर्म का जो विरोधी था, जिसको हम लोग कट्टर कहते हैं। तो ये शशांक जो है ना कट्टर शिवोपासक था। जब बात किया है शशांक बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर प्रभुत्व स्थापित हो गया तो उसने जो है ना बौद्धों को उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने जो है ना इन जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जैसे ही इनका जो है ना प्रभुत्व स्थापित हो गया तो इन्होंने क्या किया, बौद्ध, उस समय जो बौद्ध धर्म जो ना काफी ज्यादा प्रचलित थी। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी वगैरह थे तो बौद्ध धर्म को इन्होंने क्या किया, उत्पीड़न यानी जो है ना कष्ट देना शुरू कर दिया। तो इसी कष्ट के स्वरूप जो है ना हम लोग जानते हैं कि बौद्ध गया का जो बोधि वृक्ष है जहाँ पे जो है ना गौतम बुद्ध को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को कटाने का, आगे चल के बौद्ध वृक्ष को कटाने का काम भी किन्होंने किया, शशांक ने ही किया। यही जो है ना कट्टर से उपासक शशांक था जिन्होंने जो है ना बोध गया से बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। तो पश्चिम की ओर हर्षवर्धन तथा पूर्व की ओर भास्कर वर्मन, जैसे पश्चिम में देखा जाए इन जो क्षेत्र इनका जो फैला हुआ था शशांक का, उनके जो है ना उस मान लीजिए ये क्षेत्र उनका जो शशांक का था, इस क्षेत्र के अगर पश्चिम में बात किया जाए यानी इधर हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट,
और ये हो गया वेस्ट। ये पश्चिम की ओर से जो ना थे, पश्चिम की ओर से कौन थे ना, पश्चिम की ओर से हर्षवर्धन, और जो है ना पूरब की ओर से भास्कर वर्धन, और इन पूरब के ओर से जो ना भास्कर वर्धन, और इन दोनों के बीच में जो ना शशांक का राज्य, शशांक का क्षेत्र था। ठीक है, भास्कर वर्धन द्वारा दबाए जाने पर इधर से ये इसको पुश करते थे इस क्षेत्र को कब्जा करने के लिए, और इधर से ये पुश करते थे इस क्षेत्र को विजय या कब्जा करने के लिए, अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए। दोनों एक साइड से इस क्षेत्र को दबाना चाहते थे, इस क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहते थे। जो बीच बीच में ये क्षेत्र किनका था, शशांक का था, और इन दोनों क्षेत्रों से इनको दबाना शुरू किया। उससे जो ना अपनी राजधानी दबाए जाने पर उसने जो ना अपनी राजधानी पुंड्रवर्धन खाली कर दिया। इनकी जो है ना राजधानी, शशांक की जो राजधानी थी पुंड्रवर्धन, यहाँ से जो ना इन्होंने अपनी राजधानी को कहीं और शिफ्ट कर दिया, यहाँ से खाली कर दिया, और दक्षिण बिहार जो झारखंड को बोलते हैं, दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में चला गया। और वो जो है ना यहाँ से राजधानी को विस्थापित करके कहाँ ले गया, दक्षिण बिहार जो वर्तमान झारखंड को कहते हैं वहां के पहाड़ी क्षेत्र में ले गया। और जो ना अब उनकी शक्ति का केंद्र वारुणिकी बनी, और इनका जो ना अब शक्ति का जो केंद्र देखा जाए तो वो वारुणिकी बनी, जिसे इन दिनों की बात की जाए तो वरुण अथवा जो ना सोन ईस्ट बैंक कहा जाता है। अभी जो ना वर्तमान में देखे तो उसको जो ना वारुणिकी या तो फिर वरुण अथवा जो ना सोन ईस्ट बैंक कहा जाता है। शैव धर्मावलंबी यानी शैव धर्म का जो पालन करते हैं वो जो है शैव धर्म मानने वाले, यानी शिव की उपासक करने वाले, शिव धर्म को मानने वाले शशांक की मूर्ति, शशांक को जो ना मूर्ति भंजक उग्रता इतनी बड़ी कि उसने जो ना झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इसको जो ना शशांक को जो ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो था शैव धर्म के इतने कट्टर ये अनुयायी थे, इतने शैव धर्म का कट्टर मानने थे कि इन्होंने जो ना अन्य किसी भी धर्म को देखना सही नहीं समझा, और इन्होंने क्या किया कि जितने भी बौद्ध मंदिर जो थे उन मूर्तियों को जो ना इन्होंने तोड़ना, नष्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके जो ना प्रयासों से, उनके जो ना प्रयासों से जो ना बौद्ध जैन धर्मों की जो ना जगह हिंदू धर्म की प्रधानता स्थापित हो गई, और ये पूरी तरह से कट्टर हिंदू थे और शिव भगवान को जो ना पूजते तो शिव धर्म का पालन करते थे। तो इनके वजह से जो ना अब जो है ना पूरी अच्छे तरह से जो ना उनको फलने फूलने का मौका मिला, और हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार फलने फूलने का काफी मौका मिला। और इसके कारण जो ना इनके समय काल में देखे तो हिंदू धर्म भी काफी फला फूला और उनकी प्रधानता भी स्थापित हो गई। वहीं आगे चलते हैं, 10वीं सदी ईस्वी की बात करें तो झारखंड में हिंदू धर्म का प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। वहीं जैसे जैसे हम लोग 10वीं सदी यानी जो ना 10वीं सदी यानी जो ना 1000 ईस्वी तक का काल में हम लोग जैसे ही पहुंचते, सदी मतलब 100 वर्ष, तो 10 × 100 करेंगे तो कितना आएगा, 1000 वर्ष के समय में पहुंचे तो झारखंड में हिंदू धर्म का प्रभुत्व जो है पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। अब लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आते हैं तो देखते हैं कि झारखंड में जो है ना पूरी तरह से जो है हिंदू धर्म जो है अपना स्थापित कर चुका था। वहीं देखें तो कुछ स्थानों का नाम मिलता है, दुलमी, तेलकुप्पी, फकबीरा आदि स्थलों पर ब्राह्मणों द्वारा निर्मित मंदिरों के अवशेष से इसकी पुष्टि होती है। इन तीनों स्थानों पर अगर देखें, दुलमी, तेलकुप्पी और फकबीरा, ये जो है ना कुछ ऐसे अवशेष है 10वीं सदी के कुछ अवशेष है जिनमें ब्राह्मणों द्वारा निर्मित मंदिर। अब जो है ना ब्राह्मण धर्म काफी प्रभुत्व में आ गया, तो कोई भी दान दक्षिणा वगैरह, कोई भी कार्य पूजा वगैरह करवाना रहता था तो ब्राह्मण से ही करवाना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है कि उस समय जो है ना चढ़ावे के रूप में भी काफी इनकम काफी जो है ना कर के रूप में आया हो, और उसी से जो है ना उन्होंने मंदिरों का काफी सारा निर्माण किया, और इन मंदिरों के अवशेष से ही जो है ना हमें यहाँ ब्राह्मण धर्म पूरी तरह फैल जाने का पता चलता है। इन मंदिरों के अधिकांश मंदिर शैवों के हैं। इनमें से जितने भी मंदिर हम लोग देखें तो अधिकतर मंदिर जो है हमें भगवान शिव की दिखाई पड़ती है। पुष्य भूति वंश, जिसको हम लोग वर्धन वंश बोलते हैं, के सबसे शक्तिशाली शासक की बात किया जाए तो वो जो ना हर्षवर्धन था। वो कौन था? हर्षवर्धन था। इनका शासन काल कब का रहा? 606 से लेकर 47 ईस्वी तक का रहा, यानी 606 से लेकर 647 ईस्वी 647 ईस्वी तक का रहा। के विस्तृत साम्राज्य में
काजंगल, काजंगल जो राजमहल का छोटा राज्य भी शामिल था। काजंगल में ही जो है हर्षवर्धन चीनी यात्री ह्वेनसांग से जो है पहली बार मिला। काजंगल में ही जो है हर्षवर्धन ने जो है पहली बार जो है चीनी यात्री जो ह्वेनसांग थे उनसे जो है पहली बार यहाँ पे उनका मुलाकात हुई और उससे जो है बहुत प्रभावित हुए और उनसे जो है काजंगल में जो है जैसे हर्षवर्धन का ह्वेनसांग से जो है उनसे मिले और उनसे मिलने के उपरांत जो है वो उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हुए और बाद में उन दोनों का वर्षों साथ रहा। बाद में जो है ये ह्वेनसांग और हर्षवर्धन का साथ जो है ना बहुत लंबे समय तक रहा। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री झारखंड की बात की जाए तो हम लोग कंप्लीट कर चुके। ठीक है, गुप्त काल तक प्राचीन झारखंड का इतिहास को हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब नेक्स्ट डे की क्लासेस हम लोग चलेंगी। जो नेक्स्ट डे हम लोग कब चलेगा, क्या पूर्व मध्यकाल, जो ये मेडाइवल झारखंड का मेडाइवल हिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास से। तो आज तक की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया गया और समझाया गया अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और टेक्स्ट मैसेज भी करें। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रोकते हैं, आगे कंटिन्यू जारी रहेगी हमारी ये क्लासेस और इसमें जो है ना पूरे के पूरे लेसन को जो है हम लोग पढ़ेंगे। और अभी आगामी जो है एग्जाम होने वाले जेएसएससी सीजीएल वगैरह होने वाले और झारखंड के तमाम एग्जाम जितने भी होंगे उन सभी एग्जाम के लिए ये काफी सफिशियंट मानी जाएगी और इनसे मान के चलिए कि इनसे सब लगभग क्वेश्चन जो है डील हो जाएंगे। तो अगले क्लासेस में हम लोग पूर्व मध्यकाल से शुरू करेंगे। लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के आपको सभी को धन्यवाद, जोहार। आज की क्लासेस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।